मैं बिट्स पिलानी गया था 2016 में। तो उस टाइम पे पूरे कॉलेज में ही एक सॉर्ट ऑफ स्टार्टअप कल्चर की वाइब हमें फील हो रही थी। तो हर ड्राइवर एक ही बारे में बोलता था कि सर सीएनजी भराने में बहुत टाइम जाता है। मैं वापस कॉलेज गया, बिट्स को पिच किया एंड नवगति बिट्स पिलानी की इंक्यूबेटर की सबसे पहली फंडेड कंपनी है। तो वाह, नवगति किस तरह से काम करता है? नवगति इंडिया का पहला फ्यूल एग्रीगेटर स्टार्टअप है। फाइनली वी क्रैक्ड अ डील विद द लार्जेस्ट गैस कंपनी इन द कंट्री। बिट्स का टैग है इस वजह से या When the technology is so good कि क्लाइंट को लगता है कि this is magic, that is like the best outcome for any tech company in the country। एक डीलर ने बोला कि सर मेरा स्टेशन है दिल्ली जयपुर हाईवे पे, बट मेरे यहाँ सेल नहीं हो रही है। आफ्टर लिस्टिंग एक महीने के अंदर अंदर उनकी सेल 200% इंक्रीज की है हमने। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पर आपको लगता नहीं है कि कॉम्पिटिटर बहुत जल्दी आ जाएंगे? तो ऑलमोस्ट एवरी गैस कंपनी जो है इंडिया में हमारा क्लाइंट है। स्टार्टअप वाइब्स 18 में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं नवगति के को फाउंडर वैभव कौशिक। वैभव, आपका स्वागत है स्टार्टअप वाइब्स 18 में। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर के? बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा सेटअप मैंने कहीं और नहीं देखा है। बहुत शानदार फील कर रहा हूँ। आपको यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, एक्सप्रेस वे तो अब सॉर्ट ऑफ याद सा ही हो गया है। नोएडा, ग्रेट नोएडा में पले बड़े हैं। हाँ। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन। नवगति क्या है वैभव, मुझे बताइए। तो नवगति इंडिया का पहला फ्यूल एग्रीगेटर स्टार्टअप है। तो हमारे दो प्रोडक्ट हैं। एक नवगति फ्यूलिंग ऐप है जो लोगों को किस पंप पे जाना है, उनके रास्ते में क्या फ्यूल प्राइस है, क्या फ्यूल अवेलेबिलिटी, ये चीज़ बताता है। और कंपनीज़ के लिए, ऑयल एंड गैस कंपनीज़ के लिए हमारा आवेग डैशबोर्ड है जो उनको बताता है कि किस स्टेशन पे कितनी भीड़ है और सारे मेट्रिक्स यूज़र से रिलेटेड वो कंपनीज़ को हम प्रोवाइड करते हैं। आप थोड़ा डिटेल में बताइए इसके बारे में, मतलब बहुत आसान से शब्दों में जो हमें जो देख रहे हैं इस वक्त उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाए कि नवगति किस तरह से काम करता है। तो आप ऐसा मान के चलिए कि नवगति सिनोनिमस है फ्यूलिंग को लेके, कि अगर आप फ्यूलिंग के बारे में सोचो सबसे पहले आपके मन में नवगति आना चाहिए। तो आम जनता के लिए ये होगा कि उनको से दिल्ली से जयपुर जाना है तो उनको किस सीएनजी स्टेशन रास्ते में मिलेगा, क्या उसका फ्यूल का रेट है, क्या वहाँ पे कितना वेटिंग टाइम है, ये सारी चीज़ें हम जनता को बताते हैं। और कंपनीज़ को ये जानना होता है कि हमारे स्टेशन पे कौन आ रहा है, कितनी बार क्या भरा के जा रहा है। तो ये सारा मेट्रिक्स जो हैं कंपनीज़ के लिए, जो वो अभी नवगति से पहले ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, वो प्रोवाइड करते हैं। तो आपकी तो उम्र अभी बहुत कम है, आप अभी सिर्फ 25 ईयर्स के हैं, तो नौकरी कभी की ही नहीं, स्टार्टअप में ही आगे सीधे से? हाँ, तो हाँ, मतलब बिट्स पिलानी में एक्चुअली ये कल्चर रहा है कि कॉलेज में ही बच्चे स्टार्टअप्स कर देते हैं इनिशिएट, एंड प्लस गवर्नमेंट फंडिंग काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। तो उसको देखते हुए हमने ये सोचा कि क्या होता है कि कम एज में हम आराम से रिस्क ले सकते हैं। तो फैमिली का भी वही था कि आप एक बार 1-2 साल देखिए स्टार्टअप को, चलता है तो ठीक है, अदरवाइज कॉलेज की डिग्री है ही एज अ सेफ्टी नेट। तो ये रहा है अभी तक। नहीं, मैं चाहूँगी कि आप इस चीज़ को मतलब बहुत डिटेल में बताएं कि कैसे कॉलेज में बिट्स में रहते हुए किस तरह से मतलब आपने सोचा कि स्टार्टअप करना है, आप वहाँ पे पढ़ाई क्या करने गए, कितना वक्त वहाँ पर गुजारा, क्या क्या किया, कैसे आपने बिट्स पिलानी से ही आपने फंडिंग ली और आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया। मैं चाहूँगी सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप बताएं हमको। तो मैं बिट्स पिलानी गया था 2016 में। तो एंड शुरुआत से ही सब लोगों का वो रहता है कि अच्छी सीजीपीए लेके आनी है, नौकरी करनी है या हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, एमबीए करना है। तो वही था। बट 2018 के आसपास हम लोगों का ऐसा था कि फ्लिपकार्ट उस टाइम पे सबसे बड़ा बूम चल रहा था कि इंडियन स्टार्टअप सेक्टर में अगर किसी ने कुछ बहुत ज़्यादा फोड़ा है तो वो फ्लिपकार्ट है। तो उस टाइम पे पूरे कॉलेज में ही एक सॉर्ट ऑफ स्टार्टअप कल्चर की वाइब हमें फील हो रही थी।
तो हम लोग सोचते थे कि ऐसी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो जनता को अभी महसूस हो रही है जिस पे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आलाप और मैं सेम कॉलेज बिट्स पिलानी में ही थे, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि किराना स्टोर्स को डिजिटाइज किया जाए। तो वो हमें उस टाइम पे आइडिया आया था, दिस वाज बिफोर जेप्टो वाज अ थिंग, है ना। तो बट हमने कुछ किराना स्टोर से बात की और वो इतना कीन नहीं थे डिजिटाइजेशन को लेके, तो वो आइडिया उस टाइम पे ड्रॉप हो गया। बट बिट्स में एक चीज़ होती है प्रैक्टिस स्कूल, तो बाकी कॉलेजेस में भी इंटर्नशिप होती है, तो हमारे टाइम पे भी 2 महीने की इंटर्नशिप थी। तो मैं ग्रेट नोएडा में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, एंड नोएडा में मैंने फिर अपनी इंटर्नशिप के लिए ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट की। तो अब क्या होता है कि घर से वहाँ तक जाने के लिए आधे घंटे का कम्यूट होता था डेली, एंड मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ। इसके पीछे एक बहुत ही हाँ, उसके पीछे जो वजह वो मुझे जाननी है कि नवगति के जो को फाउंडर हैं उन्होंने अपनी गति को एकदम रोक रखा है, क्या वजह क्या है? रोड पर उनकी गति रुकी हुई है एकदम। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा कंजेशन है ना, एंड लाइक सब लोग कहते हैं कि दिल्ली एनसीआर में जब लोग गाड़ी चलाते हैं तो काफ़ी माइनर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो मेरी भी जब लाइक मुझे टेम्परेरी डीएल मिला था उस टाइम पे मैंने भी गाड़ी को 1-2 बार लाइक है ना बम्पर तोड़ दिया था गाड़ी का। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ नॉट सेफ फॉर अदर इंडियन सिटीजन्स कि मैं इंडिया की रोड्स पे गाड़ी चलाऊं। तो मैंने उस टाइम से डिसाइड कर लिया कि मैं बस कैब्स लूँगा एंड ओला उबर को बिजनेस दूंगा, सो दैट ये टारगेट था। तो सेकेंड ईयर में जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था नोएडा में, तो कैब राइड्स ले रहा था ऑन अ डेली बेसिस, एंड काफ़ी रेयरली ऐसा होता है कि अगर आप बैठे हैं गाड़ी में फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि ड्राइवर से बात करते हैं, कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो हर ड्राइवर एक ही बारे में बोलता था कि सर सीएनजी भराने में बहुत टाइम जाता है, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम में लाइन में ही लगे रहते हैं, कुछ पता ही नहीं होता है। मैंने कहा अगर ऐसा आपको पता लग जाए कि किस स्टेशन पे कितनी भीड़ है तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। कहते हैं हाँ सर हो तो जाएगा, मुझे अभी इसके लिए कुछ है, बोला नहीं अभी तो कुछ नहीं है। तो मैं वापस गया एंड मैंने देखा कि सही में इसके अराउंड कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम है जो बिल्कुल आंखों के सामने है कि हाँ गैस स्टेशन सोचते हैं, सीएनजी स्टेशन सोचते हैं, तो सबसे पहले मन में यही आता है कि बहुत लंबी लाइन लगी है। तो मैं वापस कॉलेज गया, मैंने अपने 2 दोस्त, तो आर्यन मेरा स्कूल का दोस्त है, आलाप मेरा कॉलेज का दोस्त है, हम तीनों ने डिस्कस किया कि प्रॉब्लम तो जेन्युइन है, मतलब कोई भी पहली बार सुनता है उसको लगता है हाँ मतलब हमें भी ये प्रॉब्लम फेस हुई है। कभी भी आप एयरपोर्ट तक जा रहे हो तो ऐसा होगा कि फ़्लाइट छूटने वाली है बट ड्राइवर बोलेगा सर सीएनजी भरानी है। तो उस टाइम पे रियलाइज़ होता है कि हाँ अगर पता होता कि किस स्टेशन पे कितनी भीड़ है तो थोड़ा काम आसान हो जाता। तो वापस बिट्स गए, बिट्स को पिच किया इंक्यूबेटर को, एंड नवगति बिट्स पिलानी की इंक्यूबेटर की सबसे पहली फंडेड कंपनी है। तो हमें वही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की तरफ से फंडिंग दी बिट्स ने, एंड वो फंडिंग लेके ये 2000। क्या प्रोसेस क्या होता है पूरा कैंपस के अंदर ये फंडिंग लेने का इंक्यूबेटर से? तो अभी क्या है कि मतलब मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आप देखिए, स्टार्टअप इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। तो सभी के पार्टनर इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स होते हैं। सभी कॉलेजेस में कोई ना कोई इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर होता ही है। काफ़ी बार स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि हमारे कॉलेज में भी गवर्नमेंट फंडिंग आ रही है स्टार्टअप्स के लिए। तो बिट्स को जब ये टाइड 2.0 फंडिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की थी, जब ये मिली तो उन्होंने सबको ईमेल किया कि ऐसे ऐसे फंडिंग इज़ अवेलेबल एंड आपका कोई अगर आइडिया तो आप आके पिच कीजिए। तो हमने पिच किया, मल्टीपल राउंड्स हुए। एक तो उसमें और भी लोग होंगे? हाँ और भी लोगों ने अपना पिच तैयार किया होगा ना, तो कितने लोग थे? तो हमारे बैच में अराउंड 10 लोग थे। तो एक ही को मिलना था? मतलब कह सकते हैं कि सबसे इनोवेटिव आइडिया उनको नवगति का ही लगा। अच्छा, मतलब वो एक ही आइडिया में तो इन्वेस्ट करना चाहते थे, फंड देना चाहते थे। तो फंड जितना आता है उसके हिसाब से वो एलोकेशन करते हैं, 4 से 7 लाख रुपए स्टार्टअप्स में डिस्बर्स करते हैं इन ट्रांचेस। तो नवगति वाज द फर्स्ट वन, बट उसके आगे और अभी आई थिंक 50 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को ऑलरेडी फंड कर चुके हैं। और ये कौन से साल की बात है? तो ये जो हमें फंडिंग कमिटमेंट हुई थी वो 2019 में हुई थी, बट उसके बाद कोविड आ गया 2 साल के लिए। तो रोड पे गाड़ियाँ नहीं है, कंजेशन नहीं है, तो फिर उस बीच क्या किया? और ये लास्ट ईयर था? ये अग्नि कॉलेज का 3rd ईयर था, जब से 4th ईयर था जब ये हो रहा था। तो हमने सोचा कि गवर्नमेंट फंडिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की फंडिंग है, तो एक बार हम देखते हैं, मतलब प्रोटोटाइप तो बिल्ड करते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग बैठ के ये एल्गोरिदम्स पे काम कर रहे थे कि कौन से एल्गोरिदम्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर्चुनेटली मेरा जो लास्ट प्रोजेक्ट था बिट्स में वो CSIR सीरी के साथ था।
तो उस टाइम पे मैंने एक प्रोजेक्ट किया था जो गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस उनका डैमेज क्वांटिफिकेशन करना था। ये जानना था कि ये दीवार पे दरार पड़ी है तो इसके हिसाब से बताओ कि एज कितना है या कितना डैमेज हुआ है। हाँ, तो अब मैंने सोचा कि ये कैमराज से हम फोटोज़ लेके दिखा सकते हैं कि यहाँ पे क्रैक्स हैं। सिमिलरली एक और प्रोजेक्ट था जो बंगाल गवर्नमेंट के लिए बंगालाथॉन हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि पॉट होल डिटेक्शन करना है, रोड बेसिकली उनको रोड सेफ्टी के लिए करना था। तो हमने बोला कि हम ड्रोन उड़ाएंगे, उस पर कैमरा लगा होगा और पॉट होल को मैप करेंगे कि इस जगह पे लाट लॉन्ग के साथ बता देंगे कि यहाँ पे पॉट होल है और वो रिपोर्ट हो जाएगा। तो ये सब में सिमिलर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम सेम चीज़ को यूज़ करें एट पेट्रोल पंप्स एंड CNG स्टेशन निकालने के लिए कि स्टेशन पे कितनी भीड़ है। तो एंड 2020 में MOPNG ने एक ऐप लॉन्च की थी विद IGL, जिसमें ऊर्जा ऐप था उसका नाम। तो उसमें क्या होता था कि एक बंदा स्टेशन के आगे खड़ा होता था और वो मैनुअली एंटर करता था कितनी गाड़ियाँ हैं। अच्छा, है ना। तो अब नवगति के सिस्टम के थ्रू ये पूरा सिस्टम चेंज हो गया। अभी वहाँ पे किसी की जरूरत है नहीं, अब ऐप बताता है ऑटोमेटिकली उनको IGL कनेक्ट ऐप पे दिख जाता है, नवगति ऐप पे दिख जाता है कि किस स्टेशन पे एस्टिमेटेड वेटिंग टाइम हर व्हीकल कैटेगरी के लिए कितना है। तो दिस वाज अ गेम चेंजर एंड फिर हमने वही IGL के साथ पायलट किया एंड बिकॉज जो सेक्टर है ऑयल एंड गैस अब वो डिजिटाइज हो रहा है विद स्टार्टअप्स लाइक नवगति, बट बाकी सेक्टर्स के हिसाब से देखा जाए तो देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ स्कोप। तो हमारे केस में ये था कि थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि 24-25 साल के लड़के हैं ये है ना, हज़ारों करोड़ों की कंपनीज के लिए डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। तो इट टुक सम टाइम बट फाइनली वी क्रैक्ड अ डील with the largest gas company in the country. So that was the starting point for us. तो ये जो कंपनीज हैं जिनके साथ आप जुड़े, मतलब उनसे कैसे कनेक्ट हुए, उनको कैसे कन्विंस किया कि आप जो कर रहे हो वो उनके फ़ायदे का है? तो हमारा हमेशा से अप्रोच ये रहा है कि परसिवरेंस इज़ की, है ना। तो हम है ना सुबह 2-2, 3-3 बजे भी कोल्ड ईमेल्स कर रहे होते हैं, है ना। तो ईमेल आईडीज़ ढूंढते हैं जहाँ से भी हो सकता है एंड उनकी वेबसाइट्स पे मिलती हैं कि ये कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, आप इनको ईमेल कीजिए एंड बस कोल्ड ईमेल करते रहे एंड देन वी एक्सपेक्टेड देम टू सॉर्ट ऑफ गो थ्रू द ईमेल्स। एक बार तो ऐसा हमने एक क्लाइंट को रात 2 बजे ईमेल किया, सुबह 9 बजे उनका मैसेज आ गया कि आप मतलब बॉम्बे आ जाइए, मतलब हमको करना है आपके साथ, इफेक्टिवली आप बॉम्बे आ सकते हैं वाला सीन हो गया हमारे साथ। तो इसके पीछे क्या वजह है कि मतलब ये बिट्स का टैग है इस वजह से, या ये आइडिया सचमुच बहुत यूनिक है? तो क्या है कि कंपनीज जिनके भी साथ हमने काम किया है, हर किसी के साथ ये होता है कि बोलते हैं एग्जैक्टली यही चीज़ थी जो मैं चाहिए थी, है ना, बट वी डू नॉट नो कि कोई इसको सॉल्व भी कर सकता है। एंड काफ़ी बार कंपनीज बोलती है कि हमने तो लाइक 10-15 टीम्स बुला के कोशिश की है इसको मैनुअली या किसी और तरीके से सॉल्व करने की, एंड तुम लोगों ने आके एकदम जादू ही कर दिया है। तो हमारे लिए सॉर्ट ऑफ सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जब क्लाइंट को ऐसा लगता है कि आपने जादू किया है, when the technology is so good कि क्लाइंट को लगता है कि this is magic, that is like the best outcome for any tech company in the country. वैभव, जो नवगति है वो काम किस तरह से करता है? जैसे मैंने आज अपने फ़ोन में नवगति डाउनलोड कर लिया, ठीक है, अब वो काम कैसे करेगा, उसका मुझे किस तरह से फ़ायदा मिलेगा, उसका कंपनीज को कैसे फ़ायदा मिलेगा, पेट्रोल पंप्स को कैसे फ़ायदा मिलेगा, एक आम आदमी को कैसे फ़ायदा मिलेगा? तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 प्रोडक्ट्स हैं, नवगति फ्यूलिंग ऐप जो सभी कंज्यूमर्स के लिए इंडिया में, एंड आवेग डैशबोर्ड जो ऑयल एंड गैस कंपनीज के लिए, पेट्रोल पंप ओनर्स के लिए। तो जो आपने ऐप डाउनलोड की है वो है नवगति ऐप जो एंड कंज्यूमर के लिए है। तो एंड कंज्यूमर को ये पता लगेगा कि ऑल ओवर इंडिया कोई भी जगह पे उनको जानना है तो फ्यूल कहाँ मिलेगा, क्या फ्यूल वहाँ पे सही में फ्यूल है या नहीं है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि पंप लिस्टेड होता है पर वहाँ पे गैस ही अवेलेबल नहीं है। फिर उस पर रेट क्या है, फ्यूल का रेट क्या है, क्या इम्यूनिटीज़ अवेलेबल हैं। फॉर स्टेशन जहाँ पे हमारा हार्डवेयर ऑलरेडी डिप्लॉयड है वहाँ का वेट टाइम भी पता लगता है। अच्छा। तो एंड कंज्यूमर अपना पूरा राउट प्लान कर सकता है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस में जब जाते हैं एंड लाइक आप एग्जीबिशन में जाते हैं, काफ़ी लोगों को हमारा लोगो उनकी होम स्क्रीन से दिखता है। काफ़ी वो लोग बोलते हैं कि सर आपका ये लोगो तो हमारी होम स्क्रीन पे है, एंड देन वो बताते हैं कि वो नवगति ऐप कंज्यूमर हैं फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स। अच्छा। एंड हमने ऐप को ऑर्गेनिकली
अभी 12 लाख कंज्यूमर तक ग्रो किया विदाउट Wow. एनी सिंगल मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग। 12 लाख तो मतलब अच्छा नंबर है इतने थोड़े टाइम में, है ना? राइट। क्योंकि ये चीज ऐसी है ना, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अ, हम बड़े शहरों में, मतलब अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करते हैं, मुंबई, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, वहां पे हम फिर भी मतलब आम आदमी को या जो कंपनीज हैं उनको हम कन्विंस कर सकते हैं कि ठीक है हम आपके लिए काम करेंगे। लेकिन जब हम आगरा, मेरठ, इस तरह के शहरों में जाते हैं, Tier 2 सिटीज में, तो वहां पर तो उनको कन्विंस करना भी मुश्किल है। वो कहेंगे कि नहीं, हमको जरूरत ही नहीं है इसकी। ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस पर आपका क्या कहना है? तो क्या होता है कि जो आप कह रहे हैं Tier 2 Tier 3 सिटीज़, क्या है कि इंडिया में भी CNG और जो CGD इंडस्ट्री है उसकी कवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अभी तक जो CNG है दैट इज़ जस्ट 6.5% ऑफ द टोटल एनर्जी बास्केट, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोजेक्टिंग कि 2030 तक ये 15% हो जाएगा। तो सब जगह आप देखेंगे कि लाइक क्लोज टू 95% ऑफ इंडिया हैज़ ऑलरेडी बीन कवर्ड बाय CNG। तो कहाँ पे स्टेशन खुल रहे हैं, उनकी कितनी सेल हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमें जब हमारा शार्क टैंक का एपिसोड एयर हुआ था, उसके बाद हमें कुछ डीलर्स ने कॉल किया, पेट्रोल पंप डीलर्स ने, CNG स्टेशन डीलर्स ने। एक डीलर ने बोला कि सर मेरा स्टेशन है दिल्ली जयपुर हाईवे पे, बट मेरे यहाँ सेल नहीं हो रही है, और मेरे यहाँ कंज्यूमर आके बोल रहा है कि सर आपका स्टेशन नवगति ऐप पे नहीं है, इस चक्कर में आपकी सेल नहीं हो रही है। अच्छा। तो उसने फिर बोला सर आप जो अमाउंट लेंगे लिस्टिंग का आप लीजिए, बट आप प्लीज़ मेरे स्टेशन को लिस्ट कीजिए। आफ्टर लिस्टिंग 1 महीने के अंदर अंदर उनकी सेल 200% इंक्रीज की है हमने नवगति ऐप के थ्रू। अच्छा, हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो क्योंकि सब जगह क्या होता है, डिस्कवरेबिलिटी इज की। मतलब अगर कोई भी आप स्टोर देखते हैं, मतलब पूरे नोएडा, दिल्ली में हाई एंड स्टोर्स आर देयर, तो वो हाई फुटफॉल वाली जगह पे कराए जाते हैं, है ना, या जहाँ पे जिस ऐप पे सबसे ज़्यादा लोग होंगे। जैसे अब रेस्टोरेंट्स का देख लीजिए, रेस्टोरेंट्स अगर जोमेटो स्विगी पे नहीं है तो उनकी सेल ऑब्वियसली कम होगी। तो वैसे ही आप नवगति को देख सकते हैं कि अगर पेट्रोल पंप्स, CNG स्टेशन नवगति ऐप पे हैं, उनकी गारंटीड सेल ज़्यादा होगी। पर आपको लगता नहीं है कि कॉम्पिटिटर बहुत जल्दी आ जाएंगे? फिर क्या नया होगा देने के लिए? तो क्या है कि नवगति बहुत लाइक हम लोगों ने जो ग्राउंड्स अप कंपनी को बनाया है, हम लोगों ने टेक फर्स्ट रखा है कंपनी को। एंड क्या है कि बहुत छोटी कंपनी हमारी, लाइक काफ़ी एजाइल है ना। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स की जो स्पेसिफिक पेन पॉइंट होता है वो हमें बताते हैं, एंड विद इन अ वीक लाइक हम टर्न अराउंड करके उनको वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देते हैं, एज लॉन्ग एज वो एग्जिस्टिंग जो डिप्लॉयड सोल्यूशन है उसके अंडर है। तो हमें लगता है कि जो हमारी एजिलिटी है, छोटी टीम है, कोई ऐसे है ना 10-15 लेयर की हायरार्की नहीं है, तो उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। प्लस नवगति काफ़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं विद वेरियस ऑयल एंड गैस कंपनीज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज है हमें कि हमने जो सिग्निफिकेंट डील्स क्रैक किए हैं विद गैस कंपनीज अक्रॉस द कंट्री, तो दैट गिव्स अस एक्सेस टू द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो मैं आपको आवेग वाली बात बता रहा था, उसके केस में हम डिवाइसेस लगाते हैं पेट्रोल पंप्स एंड CNG स्टेशन पे। तो एंड CNG एक मोनोपोली बिजनेस है, तो एक कंपनी को एक एरिया मिल जाता है 25 साल की एक्सक्लूसिविटी के लिए। तो अगर आपने उस कंपनी के साथ डील क्रैक की है, वो आपका क्लाइंट बन गया, तो 25 साल तक तो उस कंपनी के अलावा उस एरिया में, दिल्ली NCR में, बॉम्बे में कोई और गैस नहीं बेच सकता है। तो इफेक्टिवली आपने वो मोनोपोली पे प्ले करके ज़्यादा बड़ा बिजनेस ऑलरेडी क्रैक कर लिया। तो अभी कौन कौन सी कंपनीज हैं आपके साथ? तो ऑलमोस्ट एवरी गैस कंपनी जो है इंडिया में हमारा क्लाइंट है। जैसे इंद्रप्रस्था गैस, महानगर गैस, टॉरेंट गैस। तो जो भी आप कंपनी सोच सकते हैं उसके साथ या तो हमारा फुल फ्लेज्ड ऑर्डर है या पायलट ऑलरेडी चल रहा है, पेड पायलट उनकी साइट्स पे। तो मतलब पूरा इंडिया में या कुछ स्पेसिफिक तो शहरों हमने में? Tier 1 सिटीज़ पे पहले फोकस किया था, बट अभी हम जो प्लान है फॉर द नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स, वी आर फोकसिंग ऑन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ ऑल्सो। जैसे हमने सबसे पहले शुरू किया था दिल्ली NCR में, फिर हम बॉम्बे में हमने एक्सपैंड किया, अहमदाबाद में किया, अभी बैंगलोर में, हैदराबाद में कर रहे हैं। इनबाउंड इंक्वायरीज आई हैं हमारे पास डीलर्स से पूरे इंडिया भर से, जम्मू में है, भोपाल में है, पुणे में, कह रहे हैं कि बस हमारे यहाँ आप डिप्लॉय कर दीजिए सोल्यूशन को। अच्छा। तो मतलब बहुत जल्द आप पूरे इंडिया भर में नवगति के स्टेशंस को देखेंगे।
नाइस। तो क्या लगता है वैभव आपको कि जब हम बिट्स पिलानी जैसे कॉलेज से निकलते हैं, वहाँ का प्रोडक्ट होते हैं, तो हमारे लिए चीज़ें कितनी आसान होती हैं मार्केट में या कितनी मुश्किल होती हैं? मैं चाहूँगी कि आप इसको थोड़ा डिटेल में बताएं कि एक डिग्री किसी के आगे बढ़ने में कितनी कारगर होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जो अच्छे कॉलेजेस से जो लड़के लड़कियां निकलते हैं वो ही अच्छा कर पाते हैं, है ना। स्टार्टअप ने तो इस चीज को पूरी तरह से झूठ साबित कर दिया बिल्कुल, है, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिसमें 10th पास भी 12th पास भी, लेकिन बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, किया उन्होंने। लेकिन आप ये बताइए कि डिग्री जो होती है हमारी वो कितनी हेल्पफुल होती है आगे बढ़ने में? तो जो मेरा मानना है वो ये है कि एक अच्छे कॉलेज से आना एक सॉर्ट ऑफ सेफ्टी नेट बन जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि अच्छा इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, तो मतलब कुछ नहीं भी हुआ तो फिर हमें पता है कि लाइक एंड में वी हैव लाइक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, है ना। कंपनीज चाहती हैं कि हर कोई पेडिग्री को वैल्यू करता है कि आप कौन से कॉलेज से पढ़ के आए हैं, है ना। जहाँ पे भी मेजर कंपनीज आप देखेंगे वो बिट्स में, आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में जाते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। तो वो सॉर्ट ऑफ एक एक्सेस है जो लाइक टीयर 1 कॉलेजेस के पास ऑलरेडी रहता है। प्लस स्टार्टअप इकोसिस्टम में देखा जाए तो जो नेटवर्क है इन्वेस्टर्स का, क्लाइंट्स का, वो बहुत इजीली मिल जाता है, क्योंकि आप देखेंगे किसी भी सेक्टर में, मैंने जैसे हमारा एक ग्रुप है बिटचेंज फॉर ईच अदर, तो वो सॉर्ट ऑफ एक क्लोज नेट फैमिली ग्रुप जैसा मान सकते हैं, है ना। किसी को कोई भी रिक्वायरमेंट होती है उस पर पोस्ट करते हैं एंड कोई ना कोई बिट्सियन लाइक, क्योंकि हमारे यहाँ एक सेंस ऑफ यूनिटी है बिट्स में अक्रॉस ऑल कैंपसेस कि मतलब अगर किसी बिट्सियन को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो पूरा कैंपस, पूरा अभी तक के जितने भी बैचेस हैं, हर कोई तैयार रहता है कि हम कैसे ना कैसे करके अपने जूनियर को, अपने सीनियर को हेल्प कर सकें। वाह, ये कितनी अच्छी बात है ना। नहीं तो आज के टाइम में क्या होता है ना कि लोग जहाँ देख रहे होते हैं कि हमारा जूनियर हमसे ज़्यादा बेटर कर रहा है तो वहीं पे काम खराब करना शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत हेल्पफुल है। अंदर कैसा माहौल रहता है बिट्स में? बहुत बहुत बढ़िया। आप कभी बिट्स पिलानी के मेन कैंपस में आएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत क्लोज टू दी नेचर है ना। 1000 एकड़ का कैंपस है ना। अंदर लोग साइकिल्स एंड लाइक मोटराइज व्हीकल्स अलाउड नहीं है फॉर अंडरग्रेड स्टूडेंट्स। तो बहुत अच्छा लगता है ना। लोग एक्चुअली इतना ज़्यादा वॉक करते हैं, वो जो अपना गैजेट्स पहन के रखते हैं, उसमें पता लगता है कि है ना 20-20 हज़ार स्टेप्स हो जा रहे हैं लेक्चर हॉल से हॉस्टल तक जाने में। एंड प्लस जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है बिट्स का वो ये है कि पूरा कॉलेज में जो सारी फेस्ट होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारी की सारी स्टूडेंट लेड हैं। अच्छा। तो हमारा कोई भी फेस्ट होगा, कल्चरल फेस्ट होगा, टेक फेस्ट होगा, उसकी पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, गवर्निंग बॉडी, सब सारे स्टूडेंट्स ही हैं। हमारा स्टूडेंट यूनियन के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो दे वेरी वेरी पावरफुल, है ना। क्योंकि सारा वही हैंडल करते हैं कि इस फेस्ट में कौन कौन आएगा, किस हिसाब से ऑर्गेनाइज होगा, पूरा बजट बनता है, स्पॉन्सरशिप लाना भी स्टूडेंट्स का काम होता है। तो किसी भी इवेंट के लिए आप देखेंगे कि स्पॉन्सरशिप आ रही है। तो सही, ये वाली प्रैक्टिस मतलब कॉलेज के दिनों से ही हो गई है ना। क्लाइंट कॉल कर इफेक्टिवली आप बेच ही रहे हैं, है ना। वहां से ही बेचना शुरू कर दिया। तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। प्लस सारी जो इवन हमारा मेस का पूरा काम होता है बिट्स में, तो वो भी सारा स्टूडेंट लेड है। मतलब मेरा फ्रेंड SSMS में था, तो मुझे जो हमारी सोसाइटी है मेस के लिए, तो मेस वर्कर्स के चेक्स, जो सैलरी वाले चेक्स है, वो भी स्टूडेंट ही साइन करते हैं। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि एक सेंस ऑफ ओनरशिप रहती है कि आपको बहुत बड़ा काम दिया हुआ है। तो उस जब इतनी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है स्टूडेंट पे, तो वो अपने आप ही सीख जाते हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ में आगे अगर खुद की कंपनी स्टार्ट करते हैं तो किस हिसाब से मैनेज करना है। अच्छा, ये मतलब अच्छी प्रैक्टिस है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ना। हमारा जो आईडी कार्ड है दैट इज इफेक्टिवली अ क्रेडिट कार्ड। कैसे? तो जो स्टूडेंट आईडी होती है वो कैशलेस ट्रांजैक्शंस की तरह, मतलब अभी तो सब जगह है ना UPI का फील आ रहा है लोगों को, बट बिट्स का आईडी कार्ड काफ़ी टाइम से एज अ क्रेडिट कार्ड की तरह एक्ट करता है। तो आप कोई भी कैंपस में है ना फूड की परचेज आपको करनी है, आपको कुछ बुक्स परचेज करनी है, आप अपने बिट्स आईडी कार्ड पे जो बारकोड है उसको स्कैन करा के कर सकते हैं, एंड सेमेस्टर के एंड में आपको पेमेंट करनी है। अच्छा, और ये वाला आइडिया किसका? ये भी किसी स्टूडेंट का ही आइडिया होगा। तो स्टूडेंट यूनियन नए नए आइडियाज पिच करते रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, एंड वो एक्सेप्ट करते हैं ऐसे रेवोल्यूशनरी आइडियाज को।
और वैभव बचपन वगैरह कहाँ पर भी था, कहाँ से, मतलब नोएडा से ही? हाँ और मतलब स्कूलिंग वगैरह? तो मेरी स्कूलिंग रायन ग्रेट नोएडा से हुई है। तो एंड स्कूल से एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि मेरा जो स्कूल था रायन इंटरनेशनल स्कूल पर्टिकुलरली, वो काफ़ी ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता था। तो हमारा एक इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस इन मुन जो स्कूल लेवल पे सबसे अच्छा MUN होता है, तो वो होता था स्कोप कॉम्प्लेक्स में। तो 2 साल 3 साल मैं उसमें गया हूँ, है ना। तो आप देखते हो UN के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह, इट इज़ अ मॉक यूनाइटेड नेशंस। तो आप जाएंगे एंड आप उस कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, तो एजेंडा वगैरह सब कुछ डिसाइड होता है। 2 दिन आपको उसके रिगार्ड उसकी उसी एस्पेक्ट पे डिबेट करना है। तो उससे काफ़ी, है ना, पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो जाती है। फिर काफ़ी डिबेटिंग कॉम्पिटिशन होते रहते थे हमारे इसमें। एक वर्ल्ड स्कॉलर्स कप हुआ था जो 2 साल हम लोगों ने अटेंड किया था। आई थिंक रायन इंडिया से, पूरे इंडिया से आई थिंक मेरी टीम थी जो ग्लोबल राउंड दुबई के लिए क्वालिफाई की थी। तो उस कौन सी क्लास में थे? मैं 10th में था उस टाइम पे। तो उससे काफ़ी एक्सपोजर मिलता है कि, है ना, इंटरनेशनल ट्रिप्स हो रही हैं स्कूल के टाइम पे ही ये सारे कॉम्पिटिशन्स को लेके। तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि आप इवन कॉलेज में अगर कोई डिपार्टमेंट्स हैं, कोई क्लब्स हैं, तो उसमें हम काफ़ी आगे बढ़ के लीडरशिप रोल्स ले सकते हैं। तो वो यूजुअली बाकी स्कूल्स में नहीं देखने को मिलता है। तो वो मैं फॉर्चुनेट था कि स्कूल से ही हमें थोड़ा पुश मिला। को करिकुलर में ऐसे नहीं बोला कि आप बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए। इवन स्पोर्ट्स में अपना रायन इंटरनेशनल टाइक्वांडो में बहुत अच्छा है। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा, है ना, टाइक्वांडो करते हैं। चेस में भी इनफैक्ट मैंने काफ़ी डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप जीती हैं चेस में, एंड स्टेट ओपन खेला है। तो वो एक्सपोजर स्कूल लाइफ से ही मिल जाता है, तो काफ़ी हद तक सपोर्ट रहता है वो, इवन स्टार्टअप्स के उसमें देखा जाए तो जो लोगों से इंटरेक्ट करना, कितना ही एज गैप हो, हमारे इसमें जब स्कूल में MUN भी होता था तो लोग 6th क्लास के बच्चे भी जाके 12th क्लास के लोग जो होते थे वो प्रेसिडेंट बने होते थे उन काउंसिल्स में, जो मॉडल यूनाइटेड नेशंस वाली काउंसिल्स हैं। तो उनसे इंटरेक्ट करने का भी एक अलग एक्सपीरियंस है। इवन हम लोग MUNs के टाइम पे काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आते थे। हमारे पास डेलीगेट्स आते थे श्रीलंका से, इंडोनेशिया से, जो वो MUN अटेंड करने आ रहे हैं। तो अलग अलग लोगों से बात करना, उनकी कल्चर को, उनकी कंट्री के बारे में जानना, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वैभव, क्योंकि आप लोग एकदम हाल फिलहाल में आप लोगों ने शुरू किया है सब कुछ, तो मैं चाहूँगी कि आप इस बारे में बताएं हमको, देखने वालों को, कि जो गवर्नमेंट जो पैसा इन्वेस्ट करती है स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, वो किस तरह से, जो स्टार्टअप में लोग आ रहे हैं, वो लोग किस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या प्रोसेस क्या है पूरा, कैसे मिल सकता है उनको, किस तरह से, क्या पूरा डिटेल में? ओके, तो क्या है कि मल्टीपल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। स्टार्टअप इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का स्टार्टअप हब है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। हर एक के अलग अलग फंडिंग स्कीम्स हैं, है ना। तो वो सीड स्टेज पे स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए किसी इंक्यूबेटर या एक्सेलरेटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा रेंज करता है। जैसे कुछ स्कीम्स हैं, निधि प्रयास एक स्कीम है जिसमें 10 लाख की फंडिंग है, ग्रांट है। तो आपके पास कोई आइडिया है, आप उसको उसके लिए प्रोटोटाइप बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको 10 लाख निधि प्रयास के थ्रू मिलेगा। आप उसको यूज़ कीजिए और आपको जो भी एंड प्रोडक्ट होगा उसके बाद नेक्स्ट फंडिंग का डिस्कस कर सकते हैं। फिर कुछ स्कीम जैसे होती हैं, जैसे EIR स्कीम है। तो मैं खुद बिट्स के कुछ बिट्स पिलानी का जो इंक्यूबेटर है उसके पैनल पे हूँ। अगर कोई नए स्टार्टअप्स आते हैं EIR स्कीम के लिए, प्रयास स्कीम के लिए, तो उनको जज करने के लिए। अच्छा। हाँ, तो nice. अभी जैसे EIR वाली स्कीम होती है, तो काफ़ी बार क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स इस पे काम कर रहे होते हैं तो उनको भी फाउंडर यूजुअली सैलरीज ड्रॉ नहीं करते हैं, है ना। तो उनको ऐसा है कि 30,000 रुपीज़ एक स्टाइपेंड के तौर पे मिलेगा पर मंथ, जिनको यूज़ करके वो अगर कुछ आइडिएट करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, छोटा सा प्रोटोटाइप बनाना चाहते हैं ताकि वो नेक्स्ट लेवल तक पहुँचे, वो भी कर सकते हैं। ये भी ग्रांट है। तो फिर मेटी के कुछ स्कीम्स है, टाइड 2.0 जो स्कीम है, उसमें 4 लाख से लेके 7 लाख तक का ग्रांट भी मिलता है कंपनीज को। काफ़ी बार स्टार्टअप्स को पता ही नहीं होता है कि उनके इंक्यूबेटर के पास ऑलरेडी ये स्कीम्स अवेलेबल हैं, ये फंडिंग अवेलेबल है। उनको बस अपने इंक्यूबेटर के पास जाके बताना होता है कि हम ये स्टार्टअप पे काम करना चाह रहे हैं, ये आइडिया पे काम करना चाह रहे हैं, उनके पास डेफिनेटली कोई ना कोई और कनेक्ट होगा
जिसके थ्रू वो करा सकते हैं। जैसे बिट्स का अभी एक मैचिंग फंडिंग वाला स्कीम स्टार्ट हो रही है कि अगर आप कोई एंजल इन्वेस्टर लेके आते हो, जितना इन्वेस्टमेंट वो करेंगे उतना इन्वेस्टमेंट बिट्स पिलानी मैच कर देगा। अच्छा। हाँ, बहुत अर्ली स्टेज के लिए। तो उससे क्या होता है, कंफर्ट आ जाता है मतलब स्टूडेंट स्टार्टअप फाउंडर के लिए कि समबडी हैज़ माई बैक, कि चलो इतना। एंड आप मानेंगे कि कोई भी आइडिया को एक प्रोटोटाइप तक बनाने के लिए 10 लाख 15 लाख का क्वांटम सफिशिएंट होता है एक छोटे स्केल पे लेके जाने के लिए, जिसके बाद आप प्रोफेशनल तरीके से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। तो अभी कुछ साल में स्पेसिफिकली जैसे स्टार्टअप इंडिया की जो सीड फंड स्कीम है, आप मानेंगे नहीं 50 लाख तक की फंडिंग है। हाँ। अगर आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है तो अब उसके लिए क्या होता है कि आप जाएंगे पोर्टल पे, स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल पे, आप टॉप 3 इंक्यूबेटर्स जो आप जिनको आप पिच कर सकते हैं उनका सेलेक्ट करेंगे एंड उनके पास आपकी एप्लीकेशन जाएगी। एंड गवर्नमेंट के हिसाब से 60 डेज का टर्न अराउंड टाइम है। आप जब अप्लाई करेंगे 60 डेज के अंदर अंदर आपको डिसीजन मिल जाएगा कि आपको स्टार्टअप को फंडिंग मिल रही है। अगर मिल रही है तो वो डिसबर्समेंट भी हो जाएगा इस पीरियड में। अच्छा। तो इससे ये है कि मतलब लोगों को, स्टार्टअप फाउंडर्स को, स्टूडेंट फाउंडर्स को बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके कॉलेज में ही कोई ना कोई इंक्यूबेटर होगा जो इसमें सपोर्ट कर सकता है। नवगति इस मामले में बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट था क्योंकि जो हमारा इंक्यूबेटर है उसके पास जो भी अगर कोई स्कीम आती थी गवर्नमेंट की, वो हमें क्लियरली बताते थे कि ये क्वांटम ऑफ फंड्स अवेलेबल है एंड इनसे आप अपनी स्टार्टअप को फंडिंग करा के एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो अभी मेरा ये मानना है कि अवेयरनेस नहीं है। अगर वो अवेयरनेस होगी तो और भी स्टूडेंट फाउंडर्स आपको दिखेंगे। हाँ बिल्कुल। तो आपको कौन से ईयर में ये लगा कि मतलब स्टार्टअप करना चाहिए, नौकरी नहीं करना है, स्टार्टअप करना है? तो मेरे केस में एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड भी बिजनेस का है। अच्छा। तो फैमिली बिजनेस ऑलरेडी है, तो घर से वो प्रेशर नहीं था कि आप है ना नौकरी करो या है ना 2 साल 3 साल उसके बाद MBA करो, जो कन्वेंशनल राउट रहता है इंजीनियर्स का अभी। तो मेरा वो था कि मुझे कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिससे आम जनता बोले कि हाँ आपने मेरी लाइफ में कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया है ना। तो ये मेन मोटिव था। एंड जब ये प्रॉब्लम मुझे दिखी एंड देखा कि कोई और इसको भी सॉल्व नहीं कर रहा है, एंड प्लस लाखों कैब ड्राइवर्स ऑलरेडी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, CNG यूजर्स प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो सर ये ऐसी चीज़ें जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद जब बिट्स से फंडिंग मिली, हम लोग गए IGL के पास, जो सबसे बड़ी गैस कंपनी है इंडिया की। हमने बोला सर हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये है आपका अभी वाला सिस्टम एंड ये है जो नवगति के थ्रू हो सकता है। तो पहले पायलट हुआ, फिर एक पेड पायलट हुआ। क्या दिखाया क्या आपने उनको? कि एक स्टेशन पे बिना किसी मैनुअल एंट्री के कितना टर्न अराउंड टाइम है, क्या वेटिंग टाइम है, क्या सर्व टाइम है, कोई गाड़ी आ रही है एंट्री से लेके एग्जिट तक उसको कितना टाइम लग रहा है, उनका डिस्पेंसर जो है जहाँ से गैस निकलती है उसका यूटिलाइजेशन कितना है, उनके कितने ऐसे डिस्पेंसर जो खाली हैं, या कितने अटेंडेंट्स हैं स्टेशन पे जो गैस भर रहे हैं, जितने होने चाहिए उतने हैं या नहीं है। फिर कुछ SOPs होती हैं। तो कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो अभी तक मैनुअली हो रही हैं। जैसे आप देखेंगे कि दिल्ली में जब आप CNG भराते हैं तो एक येलो कलर की रॉड लगाई जाती है आपकी गाड़ी के आगे, उसको एक स्टॉपर कहते हैं। वो क्यों लगाई जाती है? क्योंकि गाड़ी में जब गैस भरते हैं तो जो होज है उसके अंदर, जो नोजल जो गाड़ी में फिट होता है, अगर आपने गाड़ी को चला दिया जब नोजल आपकी गाड़ी में ऑलरेडी अटैच्ड है तो वो डिस्पेंसर से निकल सकता है। अगर वो निकला तो फायर हज़ार्ड हो सकता है, फायर इंसिडेंट आ सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे एक स्टॉपर लगाया जाता है। इसको मॉनिटर करने के लिए हमने एग्जिस्टिंग कैमराज में ही लाइक डिप्लॉयमेंट किया। हमने बताया कि किस टाइम पे स्टॉपर लगाए, किस टाइम पे स्टॉपर नहीं लगाए। पर मैंने तो ऐसा बहुत देखा है कि जब हम होते हैं, जब CNG कोई ले रहा होता है तो ऐसा तो कोई स्टॉपर नहीं लगा हुआ मैंने देखा। तो डिपेंड, सीरियसली मैंने नहीं देखा किसी कैब वाले को ये करते हुए कि वो, या किसी अटेंडेंट्स हमेशा लगाते हैं। हाँ। एटलीस्ट मतलब हो सकता है कि आपने स्टॉपर ना देखो, कहीं कोन लगाते हैं, कहीं एक बैरिकेड नहीं, होता मैंने है। बस एक चीज हमेशा नोटिस की है कि जब हम कैब में होते हैं, वैसे तो मैं कैब बहुत कम यूज करती हूँ, लेकिन जब हम होते हैं तो वो उतार जरूर देते हैं कैब से। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इवन ये मॉनिटर करने के लिए हमारा सिस्टम बताता है कि जिस टाइम पे गाड़ी में गैस भरी जा रही है उस टाइम पे कोई अंदर तो नहीं है। हाँ नहीं, और कोई अंदर तो नहीं है, लेकिन ऐसा पता है कई बार कैब वाले कहते हैं नहीं नहीं बैठे रहिए। जब हम बहुत लॉन्ग ड्राइव वगैरह, जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले यहाँ से उज्जैन गई, तो क्योंकि रात हो गई, फिर सुबह भी हुई उसमें, तो सुबह मैं सो रही थी 4-5 बजे के आसपास,
उसने नहीं बोला कि अब आप सो जाइए, आप अंदर सोए रहिए। फिर मैं खुद उतरी हूँ कि नहीं, मुझे नहीं बैठना है भाई, कुछ हो गया तो मैं भी उड़ गई इसमें तो। नहीं तो वो कंप्लायंस वाली चीज़ है, मतलब हमेशा हमें फॉलो करनी चाहिए। हाँ। एंड काफ़ी बार ऐसा होता है कि हो सकता है कस्टमर के लिए, क्लाइंट के कन्वीनियंस के लिए लोग मतलब बोल दें पर इसका। पेट्रोल पंप पर भी बहुत सारी अवेयरनेस की जरूरत है, उसके लिए कुछ कर रहे हो आप मतलब? तो पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन की सारी जो भी कंप्लायंस है, हाँ। एसओपीज हैं, वो हम एग्जिस्टिंग सिस्टम से मॉनिटर करके कंपनीज को हाँ। बताते हैं हाँ। कि यहाँ पे ये चीज़ फॉलो हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही है, और उसके हिसाब से जो भी प्रिवेंटिव एक्शन है वो लेते हैं। हम्म। तो ये सिस्टम तो हमारा ऑल ओवर इंडिया हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं। अच्छा वैभव, नवगति के तो बड़े सारे मतलब निकलते हैं, है ना? आपने कौन सा वाला नवगति पकड़ा है? तो हमने जब कंपनी का नाम सोच रहे थे, है ना, हर स्टार्टअप के लिए सबसे बढ़िया वो होता है कि पहले नाम सोचते हैं, ऐसा कुछ नाम होना चाहिए, बहुत अनोखा होना चाहिए। हाँ। एंड आज के टाइम तो आपको सारे संस्कृत नाम दिख रहे होंगे, है ना, बट नवगति डिड इट बिफोर इट वाज कूल। तो हम लोगों ने एक सोचा नाम कि जो नवगति शब्द है, नेविगेशन जो इंग्लिश में शब्द है, वो नवगति से डिराइव्ड है, संस्कृत में जो वर्ड है। तो हमारे लिए इंस्पिरेशन वो था कि हम नवगति यानी नेविगेशन का यूज़ करें, क्योंकि हम लोग यूज़र्स को नेविगेट करना चाहते हैं बेस्ट फ्यूलिंग स्टेशन पे। तो ये था, एंड फिर पता लगा कि नवगति को आप अगर ब्रेक करेंगे तो नवगति न्यू स्पीड, नवगति इज ऑल्सो हिंदी फॉर इनोवेशन। तो बहुत सारे मतलब, बट जो ओरिजिनल मतलब था वो था कि हम नेविगेट करना चाह रहे हैं लोगों को। इसी वजह से हमारी कंज्यूमर ऐप जो है वो लाइक लोगों को बेस्ट फ्यूलिंग स्टेशन तक नेविगेट करती है। ठीक है। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट मुझे नहीं पता कि मैं कितना सही बोलूंगी इसमें, कि गूगल जो है आपका नेविगेशन, वो आगे चल के ऐसा कुछ हो सकता है कि गूगल हट जाए और आप आ जाओ उस जगह पर? तो हमारी जो लाइक नवगति का प्रोडक्ट है वो फ्यूलिंग के अराउंड है। हाँ, है ना? नहीं वो तो मुझे पता है, लेकिन इन फ्यूचर कुछ उस तरह का प्लान है? नहीं, तो हम लोग सारे मैप प्रोवाइडर्स के साथ एक एपीआई इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हाँ। ये दिखाने के लिए कि किस स्टेशन पे क्या वेटिंग टाइम है। तो वो इंटीग्रेशन किया जा सकता है, बट ऑब्वियसली गूगल मैप्स, मैप माई इंडिया का जो मेपल्स प्रोडक्ट है, हम ऑब्वियसली वो नेविगेशन वाले प्ले में नहीं है कि सारी आपको सारी अम्यूनिटीज़ के हिसाब से रेस्टोरेंट कहाँ पे ही है, उस सब चक्कर में नहीं है हम लोग। हमारा मेन क्लियर कट फोकस है कि आप फ्यूलिंग के बारे में सोचेंगे, आप नवगति के बारे में सोचेंगे, एंड टू एंड फ्यूलिंग कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ बैठे बैठे कौन सा स्टेशन जिसमें सबसे कम वेटिंग टाइम है वो हम बताएंगे, वहाँ डिस्पेंसर किस में सबसे कम वेटिंग है वो हम बताएंगे। हम चाहते हैं कि ऐसा टाइम आए कि आपको बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के सारी चीज़ें डिस्पेंसर तक रिले हो जाए, और आपका जो पूरा एक्सपीरियंस, इवन फीडबैक देना, पेमेंट करना, सब कुछ एक ही आपके थ्रू हो। तो आपको ऐसे नहीं है कि, है ना, मल्टीपल ऐप्स यूज़ करनी है ना, गाड़ी से बाहर निकलना है पेट्रोल के लिए। अच्छा, आपके ऐप के थ्रू पेमेंट भी कर सकते हैं? तो इन फ्यूचर लाइक हम लोग पेमेंट्स हाँ। भी रोल आउट कर रहे हैं हाँ। ऐप पे, तो एंड टू एंड फ्यूलिंग हम कराएंगे। हाँ। अभी आप सारे स्टेशंस की रेटिंग्स भी देख सकते हैं। हाँ, तो मैंने आज ही डाउनलोड किया है, तो मैं इसको अब बहुत ध्यान से देखूं, यूज भी करूंगी मैं इसको। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि जैसे हम जब गूगल यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि रात के टाइम वो ब्लैक हो जाता है एकदम, है ना, डार्क हो जाता है। आपका भी कुछ ऐसा है कि डार्क हो जाता है? तो क्या है कि यूआई चेंज क्योंकि होता है। वो बहुत हेल्पफुल होता है ड्राइव करते हुए ना, बाहर अंधेरा, फोन में भी अंधेरा, तो वो सिर्फ रास्ता दिख रहा होता है, वो बहुत अच्छा है। तो वो फीचर चेंज मुझे है। बहुत पसंद है कि दिन में आपको वाइट रहेगा वो, और जैसे आप अंदर भी कहीं जाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ अंधेरा है, डार्कनेस है, तो वहां भी वो डार्क हो जाता है एकदम। तो ये थीम होता है ना, डार्क थीम, लाइट थीम। नहीं थीम नहीं, वो चेंज हो जाता है अपने आप। हाँ, तो वो ऐप की ओवरऑल थीम ही चेंज हो जाती है। तो लोग मतलब ऐप, हमारे ऐप पे भी, आवेग डैशबोर्ड पे भी उसको चेंज कर सकते हैं, है ना, और टाइम के साथ चेंज करना पड़ता है, टाइम के हिसाब से भी लगाया जा सकता है ना। जैसे अभी क्या होता है कि आप मतलब रात के टाइम पे, सनसेट के टाइम से लेके सनराइज के टाइम के बीच में चेंज हो जाता है। नहीं सीरियसली, मेरे को बस ये जानना है कि वो थीम हमको चेंज करना पड़ता है या अपने आप चेंज हो जाता है? जैसे गूगल का अपने आप चेंज हो जाता है। तो वो वैसा सभी ऐप्स में किया जा सकता है, बट कुछ लोगों को क्या होता है कि डार्क थीम पसंद होता है, कि मतलब सभी ऐप्स में आता है ऐसा कि आप लाइट थीम से डार्क थीम चेंज कर सकते हो। फोन का जो थीम होता है उसको मिरर कर देते हैं। तो अगर किसी को डार्क थीम पसंद है फोन में, तो ऐप ऑलरेडी देखेगी कि अच्छा इसकी फ़ोन की सेटिंग में डार्क थीम डाला हुआ है, तो हम डार्क थीम ही दिखाएंगे। जैसे लैंग्वेज का सिलेक्शन होता है, एग्जैक्टली वैसा ही है कि अगर कुछ लोगों ने फ़ोन में हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है तो उनको हिंदी दिखेगा,
ऐप में भी हिंदी दिखेगा। नहीं, ये आप नवगति के बारे में बता रहे हो या नॉर्मल बाकी सी ऐप्स के बारे हमारी में? ऐप में भी लैंग्वेज का है, थीम का है, हाँ बट जो वो आप कह रहे हैं ना कि सनराइज सनसेट या हाँ टनल हाँ के नीचे जा रहे हाँ हैं, हाँ हाँ टनल वाली चीज तो हमारे पास नहीं है हाँ, ना? नहीं है ना, तो वो करना चाहिए ना। तो किया जा सकता है, मतलब हाँ, इतना बहुत क्योंकि वो बहुत अमेजिंग फीचर है, मुझे वो बहुत पसंद है, इसलिए क्योंकि आप जैसे ही अंदर किसी ऐसी जगह पे घुसते हैं जहां पर अंधेरा होता है, अपने आप उसका कलर चेंज हो जाता है, जो कि ड्राइवर के लिए बहुत इजी होता है। जैसे मैं अगर दिन में ड्राइव कर रही हूँ गाड़ी, तो मेरे को अगर वो डार्क हो जाएगा तो अजीब ही रहेगा, या रात में वो वाइट का वाइट दिखेगा, तो मेरे लिए ड्राइव करना बहुत मुश्किल है एक अंधेरे रास्ते पर, है हाँ, ना। डिस्ट्रैक्शन होगा हाँ, उससे। तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप नेविगेशन से जुड़ करके काम कर रहे हैं तो ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। नहीं, किया जा सकता है, हाँ डेफिनेटली किया जा सकता है। हाँ तो जैसे अभी मैं आपको लैंग्वेज सिलेक्शन का बता रहा था, तो काफ़ी हमारे जो यूज़र्स हैं वो रीजनल लैंग्वेजेस प्रेफर करते हैं, उनकी फ़ोन की ऐप ही मराठी सेट है ना? हाँ तो हाँ हाँ, ये मुझे जानना है कि उसमें लैंग्वेजेस का भी आपका कौन कौन सी हाँ, भाषाएं हैं आपके पास? तो मोस्ट मेजर लैंग्वेज हमारे पास हैं, है ना? हाँ हिंदी, इंग्लिश, मराठी हाँ है ना? तेलुगु ऐड किया है, कन्नड़ ऐड किया हाँ है ना? तो मेन गुजराती भी है। हाँ। तो जो भी हमारे पास, हम जैसे कोई इंटर्न हायर कर रहे हैं, वो उस रीजन से तो उसी से करा लेते हैं कि आप बता दो कि ये सही लिखा है, नहीं लिखा है। तो इसके लिए एक अलग टीम काम करती है? नहीं, हमारे यहाँ सी स्टार्टअप्स में हमेशा ये होता है कि इतने ज़्यादा डिविजन्स होते नहीं हैं कि मतलब बहुत बड़ी कंपनी है तो है ना 100 लोग एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, 100 लोग दूसरी चीज़। तो यहाँ पे काफ़ी बार ऐसा होता है कि अपने जॉब डिस्क्रिप्शन से बाहर जाके भी लोगों को काम करना होता है। हो सकता है कि लैंग्वेज वाला कोई है ही नहीं अपने पास, बट अगर वो उस रीजन से बिलोंग करता है तो वो उस चीज़ में इनपुट दे सकता है। जैसे हमारे पास एक इंटर्न है जो हमने पुणे से हायर किया है, तो उसकी मराठी अच्छी है, तो उससे हमने एक बार फाइनल चेक्स करा लिए ट्रांसलेट करने के बाद। तो वैसा रहता है कि अपार्ट फ्रॉम जॉब डिस्क्रिप्शन भी स्टार्टअप्स में काफ़ी बार काम करना होता है। तो रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रख सकते हैं, मतलब जो भी इंटर्न है एम्प्लॉय उसको। वैभव, अभी तक तो इस जर्नी को सुन करके ऐसा लग रहा है सब कुछ बड़ा हैप्पी हैप्पी है ना। लेकिन स्टार्टअप की जर्नी इतनी आसान तो नहीं होती है ना। तो अभी चैलेंजेस पर आते हैं। कैसे, क्या क्या चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें जो बड़ी मुश्किल हो गई हों और लगाओ कि नवगति नहीं बना पाएंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे आगे, कभी ऐसा हुआ क्या? तो क्या है कि क्योंकि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो सारे PSU प्रोमोटेड कंपनीज हैं, है ना? ऑयल एंड गैस में मेजर PSU कंपनीज ही हैं। तो जो सेल्स साइकिल होती है वो काफ़ी लंबी होती है। बाकी B2B बिजनेसेस में क्या होता है कि आपने आज बात की कंपनी ओनर से या रिस्पेक्टिव टीम हेड से, एंड विद इन अ वीक वो पूरा क्लोज हो जाता है। बट क्या होता है कि हमारे ऑयल एंड गैस सेक्टर में पर्टिकुलरली थोड़ा टाइम लगता है पायलट से फाइनल ऑर्डर कन्वर्जन में। तो हमारे साथ भी लाइक इनिशियली क्या हुआ कि जो हमारा पहला ऑर्डर था, एंड टू एंड उसको क्रैक करने में 2 साल लगे। तो 2 साल काफ़ी अनसर्टनिटी वाले कह सकते हैं, अप्स एंड डाउन वाले कह सकते हैं। जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता है तब तक चीज़ें अनसर्टन ही रहती हैं। तो मैं अपने प्री फाइनल ईयर से लेके जब ग्रेजुएट होने के 1 साल बाद तक वो पीरियड था कि मतलब हम लोग देख रहे थे कि किस हिसाब से मैनेज करेंगे, क्या प्लान बी है ना? जैसे प्लान बी बनाया क्या? तो बेसिकली मेरे पास जॉब ऑफर था, है ना? पेपैल से मेरे पास जॉब ऑफर था 30 लाख CTC का। बट मैं सोच रहा था कि अब जब भी ऑर्डर क्रैक नहीं हो रहा तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं अपनी मैं एक बार कॉर्पोरेट लाइफ में जाता हूँ। तो फिर मैंने घर पे डिस्कस किया, तो माय डैड सेड कि इतना टाइम दिया है, मतलब अपनी कंपनी को, है ना? कॉलेज का पूरा टाइम इसी में दिया है, तो 1-2 साल और दे के देख ले, लाइक यही एज है रिस्क लेने की। तो मैंने 1 साल दिया, एंड फिर हमने जो जूनियर्स हायर किए वो 20-25 लाख के CTC पे हमने हायर किए 1 साल बाद। क्या बात है। तो वो 1 साल का लीप ऑफ फेथ कह सकते हैं, हाँ, वो लेना बहुत ज़रूरी था। हाँ, तो मतलब वही रही है अनसर्टनिटी के बाद। जैसे ही वो क्लिक हुआ तो अभी एंड में सब लोगों को ऐसा लगता है कि ओवरनाइट हुआ है ऐसा, बट ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा टाइम, काफ़ी साल लगे हैं इस चीज़ को फ्रॉम एन आइडिया टू एक्चुअल प्रोडक्ट बनाने तक। तो बट मेरे लिए हमेशा सेटिस्फैक्शन वो रहता है कि जब जो बहुत बड़ी कंपनीज है, हज़ारों करोड़ों की कंपनीज हैं, उनके टॉप मैनेजमेंट को लगता है कि ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है
और इससे उनका जो है ना ऑपरेशंस है, कंजेशन और कंप्लायंस मॉनिटरिंग है स्टेशंस की, वो इम्प्रूव हो रही है। तो जब वो बहुत ही ग्लोइंग रिव्यू देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो लगता है कि सारी मेहनत सफल हो गई है। अच्छा, मुझे पता चला है कि आप खुद ड्राइव नहीं करते हैं, क्या वजह है उसके पीछे? तो क्या है कि मतलब दुनिया को गति प्रदान कर रहे हैं आप, लेकिन आपकी गति क्यों रुकी हुई है? तो एक्चुअली क्या है कि पूरे इंडिया में, स्पेसिफिकली दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा कंजेशन है। एंड हमने लाइक मैंने क्या था कि 12th के बाद जब टेम्परेरी डीएल के बनाने वाली बात थी, तो ड्राइविंग स्कूल मैंने ज्वाइन किया 15-20 दिन, जो वो होती है बेसिक ट्रेनिंग वो ली। और उसके बाद एक पॉइंट ऐसा था कि मैं घर से गाड़ी लेके निकला ही था कि एक सॉर्ट ऑफ इंक्लाइन आई, है ना। अब ड्राइविंग स्कूल वाले ने मुझे बताया ही नहीं था कि इंक्लाइन पे एक्सेलरेट नहीं करना होता है। तो मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि हैंड ब्रेक लगा के फिर, है ना, स्लोली गाड़ी को एक्सेलरेट नहीं करना होता इंक्लाइन पे। तो मुझे हार्ड वे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि जब मैंने गाड़ी को एक्सेलरेट किया तो गाड़ी, है ना, लाइक किसी और गाड़ी से, ऑटो से टकराई और फिर बम्पर दोनों गाड़ियों का ही डैमेज हो गया। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि, है ना, बाकी सिटीजन्स के लिए सही नहीं है कि मैं इंडियंस रोड्स पे ड्राइव करूं। मैंने डिसाइड किया कि मैं बस, है ना, मैं बस कैब्स दुबई में ड्राइव करूंगा। नहीं नहीं, मैं बस कैब्स, है ना, पे फोकस करूंगा। एंड मेरी टारगेट ऑडियंस जो है कंपनी की, उनका बिजनेस बढ़ाने पे फोकस करूंगा। तो ये कैब्स के जो ड्राइवर हैं, ये किस तरह से हेल्पफुल रहे नवगति को गति देने में? अब मेरी हमेशा से आदत रही है कि जब, क्योंकि खुद ड्राइव नहीं करता हूँ तो कैब्स ही लेता हूँ। हर बार जब कैब ड्राइवर से बात हुई कुछ ना कुछ नई इंसाइट मिलती है। कि अब मैं एक बार, है ना, घर से निकला, मैंने बताया, मतलब कैब राइड ली, तो मैंने पूछा कि आप जाते हो कहीं तो फिर आप पंप कैसे ढूंढते हो, कैसे? तो बोला सर एक ऐप है, नवगति ऐप है। एंड उनको पता ही नहीं है कि, है ना, एंड मैं उनको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे, है ना, ये मेरी कंपनी, उनको रियलाइज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हर अच्छा, किसी को वो लोग आपको बता रहे थे कि एक नवगति ऐप है। हाँ हाँ, हर बार इंटरेस्टिंग। ऐसे होता है कि मतलब ड्राइवर्स बताते हैं कि सर एक ऐसा ऐप है जो हम यूज़ करते हैं और हमें मिल जाता है कि मतलब पंप कहाँ पे है, अवेलेबल भी है नहीं है। अगर नहीं होता तो वहाँ पे रिपोर्ट डाल देते हैं कि यहाँ पे सीएनजी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि जो नवगति डेटा कलेक्ट करती है वो कंपनी से, डीलर्स से और एंड कंज्यूमर से। तो हमारे पास सबसे प्रिस्टीन डेटा आता है कि अगर वहाँ पे स्टेशन है, वहाँ पे गैस अवेलेबल है, तो हमें सारे सोर्सेज से पता लगता है। एक तरीके से हमारे पास 12 लाख लोग हैं जो हमारे लिए जाके ये चीज़ें वेरीफाई भी कर रहे हैं कि किस टाइम पे वहाँ पे गैस अवेलेबल थी, नहीं थी, क्या मतलब वहाँ पे फ्यूल का रेट था, ऑल ऑफ द डिटेल्स जो हमें कंपनीज और डीलर्स से मिलती है, उसको वेरीफाई करने के लिए भी लोग हैं। तो जब ड्राइवर्स ऐसा बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली कुछ इम्पैक्ट ग्रास रूट लेवल तक आ रहा है। हाँ। तो हर बार ड्राइवर से बात करते कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम बताते हैं कि प्रेशर इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कि सीएनजी का प्रेशर, क्योंकि अनलाइक पेट्रोल, जब आप गैस भरते हैं तो उसमें प्रेशर का बहुत बड़ा गेम होता है कि 200 बार का है या नहीं है। तो अगर ये प्रेशर की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा गैस आ जाती है एक बार भराने पे। तो ये इंसाइट्स मिली है जिस पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इसको ऐड कराने के लिए ऐप में। तो आम आदमी तक कब तक पहुंचेंगे आप? अभी आम आदमी तक पहुंचने का कोई प्लान है एकदम, मतलब सबके फोन में आप हों जब? तो हमने सीएनजी से स्टार्ट किया था, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक भी सारे स्टेशन हम ऐड कर रहे हैं ऐप पे। तो आपके पास कोई भी गाड़ी हो, हमारा एंड कंज्यूमर वो है जिसके पास गाड़ी है। 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कमर्शियल हैवी मोटर व्हीकल हो, सब जिसके पास भी गाड़ी है, डीएल है, वो हमारी ऐप यूज़ करेगा अपना फ्यूलिंग एक्सपीरियंस, है ना, इंजॉयबल या मेमोरेबल बनाने के लिए। क्योंकि अभी क्या होता है, किसी नोबडी लुक्स फॉरवर्ड टू फ्यूलिंग, किसी को मन नहीं करता कि मैं आज सुबह उठ के, है ना, पेट्रोल पंप या सीएनजी स्टेशन जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, मेरा तो कभी भी नहीं करता। तो हम चाहते हैं कि वो एक्सपीरियंस थोड़ा सीमलेस हो, ज़्यादा अच्छा लगे लोगों को। मैं तो एकदम, जब तक एकदम लास्ट पे नहीं चली जाती है ना, वो पेट्रोल एकदम खत्म होने वाला होता है, या वो जो ब्लिंकर तब तक ब्लिंक मैंने, करने लगता हाँ है। हाँ जब आप सिर्फ 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर और चला सकते हैं, मैं वहां तक जब तक नहीं पहुंचती हूँ तब तक मैं चला रही होती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आलस आता है सीरियसली। और वो जो लाइन लगती है ना पेट्रोल पंप के बाहर, एक बार तो मैं बहुत परेशान हो गई ढूंढ ढूंढ के इसी एरिया में, और यहीं पर कहीं आसपास पेट्रोल पंप था, लेकिन गूगल मैप्स मुझे सही नहीं दिखा रहा था। ये सच है।
तो मैं गूगल मैप्स मुझे दिखा रहा था कि अभी 2 किलोमीटर पे है, मैं उसी 2 किलोमीटर वाली जगह पे 200 बार गई होंगी और मुझे वो जगह वहां मिला ही नहीं मुझे पेट्रोल पंप। तो क्या होता है कि जैसे मैप वाली एप्स हैं, इनके केस में आप और मैं इस जगह को भी एक पेट्रोल पंप मार्क कर सकते हैं, है ना। कोई वेरिफिकेशन का ऐसा प्रोसेस इतना अच्छा नहीं जितना नवगति का है, क्योंकि हमारा जहाँ पे डिवाइस लग रहा है वहाँ हमें पता है कि यहाँ पे गैस स्टेशन है, यहाँ पे इतने डिस्पेंसर्स हैं, ये सारा जो डेटा है वो ऑलरेडी हमें पता है क्योंकि हम उनके सिस्टम में हैं। प्लस कंपनीज के पास एक्सेस है। अब क्या है कि कंपनीज के पास इंसेंटिव ये है कि अगर वो हमारी ऐप पे लिस्ट करेंगे तो उनके स्टेशन की सेल बढ़ेगी। तो हर कोई अपना एक्यूरेट डेटा डालेगा, वरना ऐसा होगा कि अगर उन कंज्यूमर का जैसे आपका एक्सपीरियंस अभी खराब हुआ, तो जिस ब्रांड का वो पेट्रोल पंप होगा या सीएनजी स्टेशन होगा, आपको लगेगा कि इन्होंने डेटा गलत दिया हुआ है या किसी नहीं, मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ ये बात कि गूगल हमेशा पेट्रोल पंप को लेकर के गलत इन्फॉर्मेशन देता है, या तो ये मेरा ही एक्सपीरियंस है ना, या फिर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये फेस करते होंगे। गूगल बहुत सारी चीजें ऐसी दे, रास्ता तो वो ठीक बताता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जरूरी नहीं है कि हर बार वो कभी कभी शॉर्टकट्स होते हैं और शॉर्टकट निकालने के चक्कर में आपकी बर्बाद हो जाती है गाड़ी, ऐसे ऐसे गड्ढों में से वो लेकर के जाता है। तो मुझे तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है गूगल के साथ कभी कभी। नहीं, हमारे कंज्यूमर्स ने बोला है कि उनको गैस स्टेशन में भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि काफी बार होता है कि आप सीएनजी सर्च करोगे, बोलेगा कि सीएनजी है, बट वहाँ सीएनजी नहीं होती है, वहाँ है ही नहीं सीएनजी। हाँ। अब वो नहीं, मैंने बताया ना कि पेट्रोल पंप उसने मुझे दिखाया लेकिन वो पेट्रोल पंप मुझे, मतलब मैंने इतने चक्कर लगाए सेम जगह के और मुझे वो पेट्रोल पंप नहीं मिला। फिर मुझे रोक करके कहीं पर पूछना पड़ा कि प्लीज मुझे 7 किलोमीटर दूर है पेट्रोल पंप, आप यहाँ पे कहाँ ढूंढ रही हैं, और रात के 12 बज रहे थे। ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम काफी लोगों को ऐसी आती है, इसी चक्कर में जा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारी ऐप जितना ज्यादा लाइक पॉपुलर होगी, जितने ज्यादा स्टेशन हम ऑनबोर्ड करेंगे, उतना अच्छा एक्सपीरियंस एंड कंज्यूमर को दे पाएंगे। तो कंपनी का भी फायदा है, कंज्यूमर का भी फायदा है। तो यही नवगति का विजन है। नहीं, अच्छा है, बहुत ज़रूरी, बल्कि मतलब मैं तो चाहती हूँ कि इसको और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं ऐड करो, कि मतलब सिर्फ पेट्रोल पंप या सीएनजी या कंपनीज ना इस आपके साथ जुड़े, आम आदमी भी मतलब चाहे नवगति के बिना उसका ड्राइव ही ना हो। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने सीएनजी से शुरू किया था क्योंकि सीएनजी में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट थी, प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा दिखती थी, बट हम सारा फ्यूल टाइप इसमें ऐड करें तो हम अपने आप को एक फ्यूल एग्नोस्टिक प्रोवाइडर की तरह लेके आ रहे हैं कि आप कोई भी फ्यूल टाइप पे आपकी गाड़ी चलती हो, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, एलपीजी, हाइड्रोजन या इथेनॉल वाला पेट्रोल, कुछ भी हो, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बेस्ट तरीके से फ्यूलिंग प्रोवाइड करें। तो वो हम लोगों का विजन है एंड इसी को मतलब साकार करने के लिए मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, हमारा लीड इन्वेस्टर मैपमा इंडिया है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इंडिया की लार्जेस्ट गैस पीएसयू है, वो नवगति में इन्वेस्टर है। ईवी को लेकर के भी कुछ है आपके पास? तो जो भी ईवी चार्जिंग स्टेशंस हैं, तो जो हमारा मानना है वो ये है कि जो पेट्रोल पंप्स है वो प्राइम रियल एस्टेट है ना। सबसे अच्छी जगहों पे, सिटीज़ पे, हाईवेज पे सबसे अच्छी जगह पे पेट्रोल पंप्स हैं। तो हम ये मानते हैं कि यही पेट्रोल पंप्स आगे जाके मोबिलिटी स्टेशंस बनेंगे, सारे फ्यूल टाइप यहीं पे होंगे, इवन जो अगर कैफ़ेज़ हैं, एमिनिटीज़ हैं, सारी ये पेट्रोल पंप्स पे ही होंगी। तो जैसे जैसे हम और पेट्रोल पंप्स और सीएनजी स्टेशंस को ऐड करते जा रहे हैं, वहाँ पे जो भी ईवी चार्जिंग इंफ्रा है वो हम अपनी ऐप पे ऐड करते जा रहे हैं। तो अब अगर आपको सीएनजी भरानी है, पेट्रोल भराना है, ईवी अपनी चार्ज करनी है, सब कुछ एक ही जगह होगी। और क्या है कि जो ईवीज हैं अभी वो काफ़ी महंगी है, तो वो लोगों की सेकंड कार होगी। तो आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है, सीएनजी की गाड़ी है, आपने एक ईवी भी ली है। तो अब ईवी वालों के लिए प्रॉब्लम ये है कि ईवी चार्जिंग स्टेशन ढूंढने के लिए 35-40 ऐप है और वो सब लोगों को डाउनलोड करके रखनी पड़ती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सारा एग्रीगेट हो जाए, कोई भी फ्यूल टाइप हो, आपके पास पेट्रोल भराना है, गैस भरानी है, ईवी कुछ भी आपको चार्ज करना है, सब कुछ एक ही ऐप के थ्रू हो। तो ताकि आपको 100 ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और क्या, एक ही जगह सब कुछ होना चाहिए ना। वो भी अब फोन में भी इतनी जगह कहाँ होती है कि इतना सब डाउनलोड करके रख लिया जाए। एग्जैक्टली जैसे अभी मैं बैंगलोर एक इवेंट के लिए गया था, तो वहाँ पे एक फाउंडर ने ईवी खरीदी थी। तो मुझे ये कहता है कि मतलब ईवीज़ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, 40 अलग अलग ऐप डाउनलोड करो, वहाँ जाओगे पेमेंट करने के लिए अलग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो ये सब झंझट ना हो। तो वो कह रहे थे कि नवगति क्योंकि सारे फ्यूल्स को एग्रीगेट कर रहा है तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में कि हम
लोगों का एक्सपीरियंस बहुत बेटर कर पाएँ। हाँ। तो इवन दिल्ली के लिए तो हम स्पेसिफिकली ये कर रहे हैं, जो भी 2000 चार्जिंग पॉइंट्स हैं हम उनको नवगति ऐप पे करके एंड टू एंड कराना चाह रहे हैं। एंड अभी जो ONDC का नया आपने देखा होगा कि वो सारे चार्जिंग इंफ्रा को ये ONDC नेटवर्क पे लेके आ रहे हैं कि कोई भी ऐप हो, कोई भी कंज्यूमर हो, वो किसी भी चार्जिंग पॉइंट पे जाके चार्ज कर सकते हैं। तो उनको मल्टीपल ऐप्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा अभी फूड डिलीवरी के लिए हुआ था, आपने देखा वो लोग पेटीएम से फूड ऑर्डर कर रहे थे। मैंने तो कभी नहीं किया। तो वो बीच में मैंने काफ़ी स्विगी पॉपुलर और हुआ था। जोमेटो से ही किया है हमेशा। एक्चुअली डिस्काउंट्स मिल रहे थे बीच में, तो काफ़ी लोग ट्राई कर रहे थे। तो वैसा ही सिस्टम EVs के लिए भी आएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 12 लाख कंज्यूमर हैं और वो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, हाँ। तो हम लोग बहुत अच्छी पोजीशन में डिमांड एज वेल एज सप्लाई साइड से कि कंपनीज भी ऑलरेडी हमारी क्लाइंट्स हैं एंड कंज्यूमर ऑलरेडी हमें ट्रस्ट करते हैं। तो हम पूरे इकोसिस्टम को, फ्यूल इकोसिस्टम को कवर कर सकते हैं। एंड हमने जो हमारी टेक्नोलॉजी है जो स्टेशंस पे डिप्लॉय करते हैं हम, उसके लिए पैटेंट फाइल किया हुआ है। तो हमारे पास अर्ली मूवर एडवांटेज है, IP प्रोटेक्शन है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। गुड गुड। अच्छा, एक चीज़ बताओ मुझे वैभव कि जब ये शुरू किया सिर्फ 3 लोग थे, है ना? हाँ। तीनों को फाउंडर्स। तो लोग कैसे, टीम कैसे बनी और शुरुआत कितने पैसे में, कितने रुपए में हुई, कितनी फंडिंग हुई थी, कैसे शुरू कैसे हुआ ये वाला पार्ट, क्योंकि बड़ा ज़रूरी हो जाता है। हम जब बहुत अपने बड़े रेवेन्यू पर पहुंच जाते हैं तो वो जो शुरुआत वाली चीज़ होती है ना कि हमने 500 रुपए, 50,000, 50 लाख, 50 करोड़ जितना भी है, तो वो क्या था नंबर और कैसे आगे बढ़े लोग, पूरा टीम कैसे बना धीरे धीरे? तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपने 3rd ईयर में जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया एंड बिट्स से मेटी वाली फंडिंग ली, तो वो 7 लाख की फंडिंग थी, जिससे हमारा सॉर्ट ऑफ प्री सीड कैपिटल कह लीजिए, है ना, आइडिया स्टेज का कैपिटल कह लीजिए, जो हमने यूज़ करके अपना पहला प्रोटोटाइप बनाने के लिए किया। तो हम 3 को फाउंडर्स ने मिलके ये कंपनी को पहले ऑर्डर तक लेके गए। तो अभी और कोई नहीं जुड़ा था अब तक? हाँ, तो मतलब क्योंकि क्या है कि आप खुद रिस्क ले सकते हैं, है ना, किसी और को वो रिस्क लेने के लिए आपको, मतलब आपने देखा होगा कि स्टार्टअप सबसे ज़्यादा सैलरीज देते हैं। हाँ। वो इस वजह से क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। हाँ, तो जितनी जल्दी सैलरी मिलता है उतनी जल्दी चला भी तो जाता है सैलरी स्टार्टअप तो का। इसी वजह से हमने ये कोशिश की है कि हम उन लोगों को लेके आए जो सॉर्ट ऑफ हमारे रेफरेंस के थ्रू आए। तो जैसे हमारे जो कोर टीम फाउंडिंग मेंबर है, तो अबिन इज़ द प्रोडक्ट डिज़ाइनर। तो हमारे साथ अपने कॉलेज के 2nd ईयर, बिट से 2nd ईयर से जुड़ा हुआ है और वो ग्रेजुएट होने तक अभी तक नवगति के साथ है। तो वो फाउंडिंग टीम मेंबर जो लाइक, है ना, जो डिज़ाइन में ही इज़ ब्रिलियंट। तो वो हमें कॉलेज से मिला, तो इतने टाइम हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अभी जो हमने आगे हायर किए हैं वो सब हमने रेफरेंस के थ्रू, कि इनको प्रोडक्ट अच्छा लगा, इनको आइडिया अच्छा लगा जो रेजोनेट कर पाएँ। जैसे हमारे कुछ टीम मेंबर्स के पास खुद के पास CNG गाड़ी है, तो कहते हैं हमें खुद प्रॉब्लम होती है तो हम अच्छे से फील कर पाते हैं इसको। तो सबसे पहले कोई अगर हम अपडेट डालते हैं ऐप पे तो वो खुद जाके टेस्ट करते हैं। तो हमेशा ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि ऐसे लोग आएँ जो कुछ वैल्यू ऐड कर पाएँ। तो मतलब, और प्लस हम लोग, है ना, अब Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस से ही हायर करते हैं, क्योंकि Tier 1 कॉलेजेस, जैसे आपको याद होगा मैंने बताया कि पेडिग्री से जो फ़ायदा होता है उसकी वजह से क्या होता है कि लोग जॉब बहुत जल्दी स्विच करते हैं। हाँ। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर हम प्लेसमेंट्स के लिए जाएं तो हम Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस में जाएं, जहाँ पे हम लाइक कंफर्टेबल पैकेजेस ऑफर कर पाएँ, जिससे मतलब वो एटलीस्ट फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हद तक सॉर्टेड हो एंड वो प्रोडक्ट और टेक को बढ़ाने में मतलब फोकस कर पाएँ। तो हमेशा से हमारा यही रहा है। तो अब जो 3 मेंबर की टीम थी, 15 लोगों की टीम हुई है, सारे एड हॉक इंटर्न सबको मिला के। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि लीन टीम रहेगी, ताकि जैसे आपने व्हाट्सएप का देखा होगा, जब वो फाइनली फेसबुक ने एक्वायर किया था तो इट वाज 50 लोगों की टीम थी। तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि एक बहुत छोटी टीम रहे, लीन टीम रहे, और जो बाकी ऑपरेशंस वाला काम है या ऑन ग्राउंड जो काम है वो हम आउटसोर्स करें। हाँ। तो ऑल ओवर इंडिया हमारे पास मल्टीपल वेंडर्स हैं, जहाँ पे हम मतलब हंड्रेड्स नहीं तो थाउजेंड्स हम डेफिनेटली इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। कहीं पे है ना, कोई केबलिंग करानी है, कुछ है ना, डिवाइस इंस्टॉलेशन कराना है, तो उसके लिए हर सिटी में हमारे पास कनेक्ट्स हैं। तो बट वो ऑब्वियसली हमारे पेरोल पे नहीं है, तो बट इनडायरेक्टली हम लोग वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं।
हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी टीम की इतनी ज़रूरत भी नहीं होती है जब तक कि हम उसमें कोई नई चीज़ ऐड नहीं कर रहे हैं, है ना? मतलब हाँ, डेफिनेटली, मतलब अगर जो काम एक छोटी टेक टीम से हो सकता है तो ऑब्वियसली मतलब ब्लोटेड सी वो रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ब्लोटेड टीम होने से। जैसे अभी आप देखेंगे सारे स्टार्टअप्स जितनी तेज़ी से इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है, एम्प्लॉय से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स हाँ, जनरेट हो रहे हैं। वो तो है ही। नहीं, मोस्टली क्या होता है ना अधिकतर कि जो फंडिंग जब उठाते हैं फाउंडर्स, तो उसमें वही होता है कि और क्या करें तो टीम को ही बड़ा कर देते हैं, है ना? हाँ। मतलब बहुत सारों ने ये क्या कहेंगे इसको, ये टोटका अपनाया है लेकिन वो टोटका इतना कारगर नहीं होता ये तो है ना? क्योंकि आप टीम रख लेते हैं, हायर कर लेते हैं, लेकिन उसी के बाद चीजें लॉस में भी जाती हैं तो आपको फायर भी करना होता है, वो बहुत है डिफिकल्ट ना? होता है। हाँ, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम किसी को अगर हायर कर रहे हैं तो फिर हमारी कंपनी में भी जीरो एट्रिशन है। तो मतलब हाँ, अगर हमने किसी को हायर किया है हाँ, तो ना उन्होंने छोड़ा है ना हमने कभी फायर किया है। हाँ, तो इसी वजह से, क्योंकि हम लाइक बहुत बड़ी एमएनसी तो है नहीं कि हमारे पास है ना हज़ारों लोग हैं तो 2-4 लोग छोड़ के चले जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ एक एक एम्प्लॉई से जो वैल्यू क्रिएशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है, एंड वी कांट अफोर्ड टू लूज एनी ऑफ दैट। तो अनलाइक बड़ी कंपनी, वहाँ पे डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर एक बंदा गया तो कोई बात नहीं, आज वो छुट्टी पे दूसरा बंदा मैनेज कर लेगा। बट हमारे ऐसा नहीं है, हमारी टीम छोटी है तो हर एक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल। अच्छा, नवगति का बिजनेस मॉडल क्या है? ओके, तो नवगति के एक्चुअली 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। एक है आवेग सब्सक्रिप्शन, तो जो मैंने आपको डैशबोर्ड बताया जिससे कंपनीज को, गैस कंपनीज को इंसाइट्स मिलती हैं कि किस स्टेशन पे क्या हो रहा है। तो आवेग एक तरह से ग्राउंड ट्रुथ बनता है कि हम एग्जैक्टली वही चीज़ दिखाते हैं जो स्टेशन पे हो रही है ना? आपने देखा होगा सब जगह कैमराज तो लगे हुए हैं, तो गवर्नमेंट ने मैंडेट किया हुआ है सब पेट्रोल पंप्स पे कैमराज होने चाहिए, बट उनको मॉनिटर करने के लिए किसी को आप मैनुअली बिठाएंगे तो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्स। तो वो चीज़ के लिए हमारा ये है कि सारी इंसाइट्स हम उन्हें देते हैं और हम एक सेट फी लेते हैं पर स्टेशन पर मंथ। देन हमारा जो अभी अपकमिंग रेवेन्यू स्ट्रीम है दैट इज़ जो कंजेशन डेटा है कि किस स्टेशन पे कितनी भीड़ है, वो हम फ्लीट ऑपरेटर्स को, जिनके पास हज़ारों सीएनजी गाड़ियाँ हैं, उनको हम प्रोवाइड करें ताकि उनका ओवरऑल डाउन टाइम घटे। तो मान लेते हैं कि आपके पास 1000 सीएनजी गाड़ियाँ हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको इंश्योर करना है कि वो गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी करें। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट के एग्जाम्पल ले लीजिए। तो उनको क्या करना है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वो डिलीवरी करेंगे उतना अच्छा है। तो वो तब कर पाएंगे जब उन्हें पता होगा कि अच्छा यहाँ पे जाएंगे तो 5 मिनट में काम हो जाएगा, कहीं और जाएंगे तो वहाँ मतलब आधा घंटा वेटिंग में लगना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक एपीआई लॉन्च कर रहे हैं, कंजेशन डेटा एपीआई नवगति की। तो वो हम उससे हम पर एपीआई कॉल चार्ज करेंगे। एंड तीसरा, नवगति ऐप अभी फ्री है, 12 लाख लोगों के लिए फ्री है, बट हम उसमें कुछ प्रीमियम फीचर्स लॉन्च करना चाहते हैं जिसके थ्रू हम छोटा सब लाइक कंज्यूमर से भी चार्ज करते हैं। ओके, और वो प्रीमियम फीचर्स क्या होंगे? तो जैसे मैंने आपको बताया एंड टू एंड फ्यूलिंग वाली जो चीज़ है, हाँ, प्लस पर उसके लिए आम आदमी पे क्यों करेगा? तो कन्वीनियंस की बात है, सब जगह कन्वीनियंस फी जो होती है एक्चुअली यहाँ पे कन्वीनियंस प्रोवाइड हो रही है एज अपोज टू बाकी जगह जहाँ नाम के लिए कन्वीनियंस फी लगता है। अगर मैं आपको एंड टू एंड आपका समय बचा रहा हूँ, जैसे आप ओला ड्राइवर या उबर ड्राइवर के बारे में सोचिए, वो दिन में 2 बार गैस भराते हैं। अगर वो 2 बार लाइन में लग के 2 घंटे वेस्ट कर रहे हैं वर्सेस नवगति आपके थ्रू वो 10 मिनट 15 मिनट में अपना पूरा काम कर लेते हैं, तो इफेक्टिवली 1.5 से पौना घंटा उनके पास बचता है, 1.25 घंटे उनके पास बचते हैं। तो दैट इज एडिशनल रेवेन्यू फॉर देम। वो 1.5 घंटा मैं मतलब आप कंटिन्यू करना, पर आपको लगता है कि इंडियन आबादी ऐसी है कि वो सिर्फ एक जानकारी पाने के लिए पैसा दे? मतलब मुझे तो नहीं लगता कि लोग इसके लिए पे करेंगे, क्योंकि लोग ऐसे गाड़ी रोक करके सड़क पे 4 लोगों से पूछ लेंगे, तो है ना? उससे उनको रियल टाइम कुछ पता नहीं लगता है। हाँ, मेरे कंज्यूमर्स ने मुझसे कहा है कि आप इसके लिए भले ही आप चार्ज कर लीजिए, है ना? जैसे मैंने आपको प्रेशर वाली इन्फॉर्मेशन कही है कि किस स्टेशन पे क्या गैस प्रेशर है, उसके लिए करेंगे 50-100 रुपये आप महीने के हमसे ले लीजिए, बिकॉज जिससे हमारा काफ़ी टाइम बचेगा। एंड फॉर कमर्शियल यूजर्स, मतलब आम जनता के पास मतलब वही है कि खाली टाइम है, हाँ, तो मे बी उस हिसाब से वो नहीं सोच रहे, बट जिसका जो डेली इनकम है हाँ, वो गाड़ी पे ही डिपेंड हाँ, करता है, हाँ, बिल्कुल। तो उनको ये कि अगर मेरा डाउन टाइम घटेगा तो मेरी इनकम बढ़ेगी। हाँ, उनका मतलब उनका सिस्टम ठीक ही होगा उसके होने से। हाँ, लेकिन मतलब आम इंसान तो नहीं करेगा उस चीज को, आम लेकिन इंसान क्या कन्वीनियंस के लिए पता पे कर करेगा, भी ले। हाँ, डेफिनेटली करेगा।
वैभव, पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल की जो चोरी होती है ये बड़ी आम समस्या है। वहां पर आपका डिवाइस कैसे ट्रैक करता है? तो क्या है कि अभी लगभग सभी कंपनीज ने कुछ ऑटोमेशन सिस्टम लगाए हुए हैं कि जैसे अगर आप टैंक फुल कराते हैं तो डिस्पेंसर ऑटोमेटिकली उसको लॉक कर देता है, तो उनको ऑफिस में जाकर उसको अनलॉक करना पड़ता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग फुल टैंक करा के गए, लास्ट वाली रीडिंग पे कंटिन्यू करा देते हैं लोग, अगर जीरो पे ध्यान नहीं देते हैं तो वो सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए कंपनीज ने अभी ऑलरेडी सोल्यूशन लगाए हैं। हमारा सोल्यूशन क्या करता है कि हम इंडिविजुअली ट्रांजैक्शंस को तोड़ देते हैं। हमें पता रहेगा कि अच्छा यहाँ 500 रुपये का ट्रांजैक्शन खत्म हो गया है, इसके आगे और 100 रुपये का जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो नया ट्रांजैक्शन है, और यहाँ पे नई गाड़ी आके लगी थी, तो हमें पता रहेगा ये गाड़ी आई इसने 100 रुपये का भरा है, ये गाड़ी आई इसने 500 रुपये का भरा है। अगर आप आम उस पर देखेंगे तो ऐसा लगेगा अपने कि एक ही गाड़ी ने 600 रुपये का भरा दिया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार हम किसी पेट्रोल पंप पे गए थे, मैं और मेरे को फाउंडर साथ में थे, तो हम लोग उस पंप पे गए और उसने लाइक पेट्रोल हमने बोला फुल कर दो भैया, तो उसने डाला 300 पे, वो हो गया, बंद हो गया। तो कहता कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, तो कोई बात नहीं हम फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो उसने जब वापस लाइक वो ट्रांजैक्शन शुरू किया तो हम देख रहे थे कि 300 से ही स्टार्ट हुआ है। आम जनता क्या करती है कि सोचती कि चलो फिर से इसने जीरो से स्टार्ट किया है। तो जब पूरा ट्रांजैक्शन खत्म हुआ उसने बोला कि सर जो भी 4,000 रुपये हुए, 4,000 प्लस 300, 4,300 रुपये हुए। हमने बोला कि हम ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, है ना, हमें मालूम है कि वो ट्रांजैक्शन वहीं 300 से स्टार्ट हुई है, तो हमें बेवकूफ़ मत बना। तो फिर उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, गलत उस पर हम गलत बंदे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो सॉर्ट ऑफ वही 4,000 रुपये का ही ट्रांजैक्शन, हम सही बंदे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वही हमें पकड़ सकता है ना? नहीं तो वो एक्चुअली काफ़ी कॉमन रहता है, तो इसी वजह से हमेशा आपने देखा होगा किसी भी पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो बोलते हैं कि आप जीरो देखिए, हाँ। कि डिस्पेंसर पे जो रीडिंग है वो जीरो होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो किसी ज़्यादा नंबर से स्टार्ट कर दियो। हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि जीरो पर होता है नंबर। मतलब जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनको भी ये चीज़ बताना चाहूँगी कि जब हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं, मेरे साथ खुद ऐसा होता है कि मैं पेट्रोल भरवा रही हूँ जिस टाइम पर, मोस्टली क्या होता है कि हम टंकी अपनी फुल करवा लेते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फुल नहीं करवाते हैं, कोई 1,000 का भरवाता है, कोई 1,500 का भरवाता है। तो उस दौरान वो क्या होता है कि एक बंदा आता है जो आपका पेट्रोल डालता है आपकी कार में, वो आके बोल उसी टाइम उसी बीच पूछेगा जिस टाइम वो चल रहा है मीटर आपका साइड से, कि कार्ड से पेमेंट होगा कि यूपीआई होगा या जो भी है ना। तो ऐसा हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ये एक्सपीरियंस रहा है। और मैं अगर कहूँ कि मेरा आज से 15 साल पहले ये एक्सपीरियंस था कि, और ये यही नोएडा की ही बात थी। मैं नोएडा से आगरा जा रही थी बाय रोड, तो वहाँ पे उसने किया, जैसे गाड़ी मेरी आगे जब मैं लेकर के गई तो उसमें वो पता चल गया कि पेट्रोल उतना है ही नहीं जितना पेट्रोल भरवाया मैंने जितना पैसा दिया वहाँ पे। तो उसके बाद मुझे, मतलब उसके बाद मैंने ये शुरू किया कि मैं अगर जिस वक्त पेट्रोल भर रहा है, मैं को वो बोलते भी रहेंगे आकर के ना कि कैसे पेमेंट होना है, तो मैं सुनती नहीं हूँ, तो पहले भर जाने दो, अभी नहीं सुनना है। तो ये वाली चोरी होती है, बहुत नॉर्मल है तो, पेट्रोल की चोरी। और पेट्रोल पंप में पेट्रोल पंप वाले ही वो चोरी करते हैं। नहीं तो इसमें क्या है कि जो आप कह रहे हैं ना कि वो नीडल मूव नहीं की, हाँ, वो काफी बार टाइम लगता है उसको। नहीं वो तो टाइम लगता है, जैसे ही हम स्पीड में लेते हैं ना कार, तो वो धीरे धीरे अपनी जगह पर आ जाती है। लेकिन वो अपनी जगह पर भी आकर के उस जगह पर नहीं आई जिस जगह पर उसको होना था। और ये मतलब मुझे लगता है कि ये बड़ा नॉर्मल सा इशू है जो बहुत सारे लोगों ने फेस किया होगा। नहीं तो आप जो करेंगे 15 साल पहले ऐसा फेस हुआ, उसके बाद काफी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है। नहीं वो, लेकिन अभी भी होता है वो, यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो अभी भी होता है। तो इस तरह की किसी चोरी के लिए आप किस तरह से ट्रैक करते हैं कुछ? तो जो जैसे मैंने आपको बताया कि किस व्हीकल में कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, हाँ, बहुत बड़ी बात है जानना। हाँ, तो अभी जैसे आपने बताया कि अगर डिस्पेंसर की रीडिंग वो है तो उतना ही डिस्पेंस हुआ है, या तो सकता है कि जब फाइनल पेमेंट हुई उस टाइम पे गाड़ी थोड़ी आगे गई थी, आपने देखा ना हो कि कितने की एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुई है। हो सकता है 100 लीटर ना गया हो, 50 लीटर गया हो, फॉर दैट मैटर, तो वो भी हो सकता है। बट अगर डिस्पेंसर उतना कह रहा है तो उस हिसाब से उतना ही डिस्पेंस हुआ है। तो काफी, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑटोमेशन सिस्टम जो लगे हैं, और जैसे नवगति जैसी कंपनीज जो से सीएनजी के इसमें पूरा ऑटोमेशन सिस्टम खुद से बिल्ड कर रहे हैं, तो इसी वजह से कि कोई भी साइफनिंग या जो चोरी है उसको रोका जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमने एक पंप पे सिस्टम डिप्लॉय किया, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा सेल होती है, दिन की 30-35 लाख की सेल होती है। तो उन्होंने हमें इसी वजह से रीच आउट किया था क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनके कुछ जो वर्कर्स हैं
वो कुछ पैसा चुरा रहे हैं वहाँ से, और उन्होंने खुद मतलब उनके यहाँ से कुछ नए 2 व्हीलर्स, नए टीवीज देखे कि मतलब ऑब्वियसली उस सैलरी के हिसाब से पॉसिबल नहीं थे। तब पता लगा कि कुछ पैसे वहाँ से चोरी हो रहे थे, तो उन्होंने हमसे बोला कि आप बताओ कि कितने का ट्रांजैक्शन का शॉर्ट है। तो हमने एक दिन अपना सिस्टम जब लगाया, पहले दिन पता लगा कि 15,000 की ट्रांजैक्शन मतलब डिस्पेंस हो गया, बट वो कलेक्शन में नहीं आया उतना। देखा है ना, तो होता है ये। तो ये वो है कि उनकी जो कलेक्शन है उतना पैसा नहीं आया जितने का तेल गया। तो ऐसी चीज़ें हम मतलब निकाल के डीलर्स का फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लेते हैं आपकी खुद की फ्लीट है ना, आपके पास बहुत सारे ट्रक्स हैं, 100 ट्रक्स हैं, तो आप हर एक ट्रक के लिए कार्ड देंगे कि आप ये गाड़ी नंबर है, आप जाके इस कार्ड से आप पेमेंट कर लीजिए। तो काफ़ी बार क्या होता है, 1,000 रुपये का ट्रांजैक्शन होना है, लेकिन 400 रुपये का ट्रांजैक्शन होता है, बीच वाला जो पैसा है 600 रुपये वो ड्राइवर और जो वहाँ के वर्कर हैं उनके बीच में स्प्लिट हो जाता है। अच्छा। तो अब जो आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी में तो 400 रुपये का जो भी फ्यूल गया, आपने 1,000 रुपये दे दिए उसके, तो आपका नुकसान है ना। तो अगर आपको ये पता लगे कि अच्छा मेरी गाड़ी यहाँ कहीं भरा है इसने 400 का ही, तो आपके लिए फ़ायदा उतने का ही ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो नवगति का सिस्टम जो ऑटोमेट कर रहा है सारे पेट्रोल पंप्स और सीएनजी स्टेशन को, वैसी वैसे है कि कौन सा कस्टमर आके कितनी बार भरा के जा रहा है, क्या क्वांटिटी का, वो आपको पता रहेगा, ताकि जो जो पूरा ट्रांजैक्शन बहुत ट्रांसपेरेंट हो। मतलब कहीं पे भी कोई भी ऐसे अनड्यू चोरी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप कमोडिटी के लिए, फ्यूल के लिए पैसा दे रहे हैं, तो जितना आप पैसा दे रहे हो उतना आपको चीज़ मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये मतलब हमारे सिस्टम के थ्रू ये काफ़ी हद तक पॉसिबल हो पा रहा है, काफ़ी हद तक साकार हो पा रहा है। वैभव, जैसे मैं आपको मिलती ना कभी कहीं भी अचानक से, मैं नहीं जानती कि ये नवगति के को फाउंडर हैं या सीईओ हैं, तो मुझे लगता है कि आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, अभी बहुत यंग हो, कम उम्र के हो, तो आपका कभी ऐसा कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि आप गए हो किसी कंपनी में अप्रोच करने के लिए, अपने काम के बारे में बताने के लिए, और आपको सामने वाले ने कहा कि अच्छा आप ओन करते हैं ये कंपनी, तो मतलब आप, क्योंकि अभी आपकी उम्र बहुत कम है, आप 24-25 साल के हैं, तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा कोई? तो ऐसा हमेशा होता ही रहता है ना, क्योंकि अभी जनता का ये मानना है कि अगर कोई बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया ऐप है, बहुत बढ़िया डैशबोर्ड है, तो वो किसी बहुत बड़ी कंपनी ने, हज़ारों करोड़ की कंपनी ने बनाया होगा, है ना। तो सबको ये बहुत बड़ी एमएनसीज, विदेशी कंपनियों का लगता है कि इनके जो नियर रिटायरमेंट एज वाले जो लोग हैं वो इन कंपनी के ओनर्स होंगे। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं एक क्लाइंट को पिच करने के लिए गया था, तो वहाँ जाके मैंने जैसे बैठा सामने, जैसे अभी बैठा हूँ, तो मैंने बस अपने, मेरे हाथ में फ़ोन था, तो उन्होंने बोला कि आप मतलब ऐसे ही आ गए हो, वो कोई डायरी या कुछ नोटबुक? मैंने कहा सर नहीं। तो वो थोड़े ऑफेंड हो गए, बोला कि तुम्हारे ओनर तुम्हें ऐसे भेज देते हैं? तो मैंने कहा सर मेरी कंपनी है। तो उनको थोड़ा सा शॉक सा लगा, तो फिर उन्हें लगा कि मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही मतलब चेंज हो गया, लाइक ये बदलते भारत का वो है दृश्य देखने को मिल रहा है। आत्मनिर्भर भारत, बहुत कम उम्र में ही बच्चे किस तरह से स्टार्टअप शुरू कर दे रहे हैं ना, आत्मनिर्भर भारत यही तो है। हमारे इसमें अभी जैसे हम टीम को भी एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हम जो बहुत सीनियर लोग भी हैं उनको भी हम हायर कर रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि मतलब मेरे से कम 3 गुना एज वाले लोग नवगति में लाइक हमारे साथ काम करेंगे। तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब इतनी कम एज में हम लोग ये मतलब करेंगे। तो ऐसे ही मेरे साथ ड्राइवर्स के साथ होता है। ड्राइवर्स को यकीन ही नहीं होता, उन्हें लगता है कोई मतलब या तो कोई गवर्नमेंट कंपनी है या कोई है ना बहुत बड़ी, जैसे रिलायंस है, अदानी है, कोई ऐसी कंपनी है जिसकी ये ऐप है। तो उनको रियलाइज़ नहीं होता कि कॉलेज के बच्चों ने ऐप बना दी है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो वो सॉर्ट ऑफ एडवांटेज, वो सॉर्ट ऑफ एड्रेनलिन रश कह सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि मतलब ऐसा बहुत कम एज में करने को मिला है, यूजुअली नहीं मौका मिलता है। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है जितने यंग स्टार्टअप्स आ रहे हैं, मतलब कॉलेज से ही बच्चे कंपनियां खोल रहे हैं, मेरे कुछ जूनियर्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं, कोई स्पेस टेक में अपने नैनो सैटेलाइट बना के लॉन्च कर रहा है ना, कोई जूनियर है जो है ना कंटेंट राइटिंग को ऑटोमेट कर रहा है। तो बहुत बढ़िया लगता है ये देख के। एक है जो पेट ट्रैकर बना रहा है कैट्स के लिए, कैट फूड में कुछ कर रहा है ना। तो अब कहीं पे मतलब बेसिक खाने से लेके आप है ना स्पेस तक देखो, सब जगह कोई ना कोई इनोवेशन हो रहा है, एंड वो यंग एज वाले है ना कॉलेज वाले बच्चे ही कर रहे हैं। तो इसके लिए जो इंक्यूबेटर्स हैं, तो बेसिकली इंक्यूबेटर्स का क्या रहता है कि सीड जैसे होता है ना, कोई भी आप बीज को उगाते हैं,
तो बीज को उगाने को इंक्यूबेशन कहते हैं, है ना। तो सारे जो ये इंक्यूबेटर्स हैं जो कॉलेज में एक अलग सोसाइटी की तरह मान के चलिए, जो स्टार्टअप्स को देखते हैं कि अच्छा ये स्टार्टअप में कुछ मतलब है, करने लायक है, ये अच्छा आइडिया है इनका, तो उनको लेते हैं, उनमें थोड़ी सी शेयर होल्डिंग लेते हैं और उनको फिर ग्रो करते हैं। वैभव, मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि इंक्यूबेटर किस तरह से काम करते हैं, कैसे एक आम इंसान उनको अप्रोच कर सकता है और वहाँ से क्या क्या फ़ायदा मिलता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। तो क्या है कि इंक्यूबेटर्स मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा सीड की, है ना, सनलाइट मिलने से, न्यूट्रिशन मिलने से जो ग्रोथ होती है, वो काम इंक्यूबेटर करता है किसी बहुत छोटे स्टार्टअप के लिए। तो लगभग हर कॉलेज में आपको कोई इंक्यूबेटर मिलेगा, कोई स्टूडेंट टीम मिलेगी जो ये चीज़ के लिए कर रही होगी। बाकी कंपनीज के केस में भी खुद का एक सॉर्ट ऑफ इंक्यूबेटर होता है। जैसे बहुत बड़ी कंपनीज, पेपैल आप ले लीजिए, तो अगर उनको कुछ फिनटेक में नया बनाना है, मतलब फाइनेंशियल कोई सोल्यूशन बनाना है उनको अच्छा, तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो जितनी बड़ी कंपनी होती है उतना धीरे वो इनोवेशन कर पाते हैं। तो क्या करते हैं, छोटी सी टीम बनाते हैं, बोलते हैं कि आप इस आइडिया पे काम करो, हैकाथॉन टाइप कराते हैं। हाँ। कि आपको 24 से 48 घंटे मिलेंगे, कुछ बढ़िया चीज़ बना के लाओ। अच्छा, इतना कम टाइम देते हैं? हाँ, तो सभी इंटर्नशिप्स में ऐसा होता है कि आप कोई नए डिसरप्टिव, कोई बहुत ही अनोखी चीज़ बना के लाएंगे तो बहुत कम टाइम लगता है। एंड जितना कम टाइम होता है ना, उतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होता है, मतलब कभी कभार बहुत अच्छे आइडियाज़ निकल जाते हैं। हाँ, कभी-कभी दिमाग बहुत तेज चलने लगता है। तो वही है ना कि सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं सब लोग कि अच्छा अब ये 48 घंटे में करना ही करना है, वरना ये कंपटीशन हाथ से निकल जाएगा या वो अवार्ड नहीं मिलेगा, वैसे वाली चीज़। तो वो कंपनीज में भी ऐसे इंक्यूबेटर्स होते हैं। बट इंडिया में आज की डेट में लाइक जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है, सारे कॉलेजेस में लाइक आपको इंक्यूबेटर्स मिलेंगे जो किसी स्टार्टअप को मतलब आइडिया स्टेज से लेके बहुत सक्सेसफुल सीरीज ए, सीरीज बी ये फंडिंग राउंड्स होते हैं। तो आपने कॉलेज से गवर्नमेंट फंडिंग तो ले ली, बट उसके आगे जब आइडिया को और ज़्यादा मतलब पैसे की ज़रूरत होगी तो आप दोस्तों के पास जाएंगे, फैमिली मेम्बर्स के पास जाएंगे, उसके बाद आप एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि एफडी में अपना पैसा लगाते हैं, कुछ लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, और जो मतलब बहुत ज़्यादा जिनके पास पैसा है वो सोचते हैं कि चलो स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्टमेंट करके देखते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप 4-5 साल का इन्वेस्टमेंट करके देखें, और थोड़ा सा रिस्की रहता है स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना, बट अगर आपने अच्छे स्टार्टअप्स पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्टमेंट किया तो काफ़ी गुना रिटर्न आ जाता है। तो आप ऐसे एंजल्स को लेते हैं, फिर आप बीसी के पास जाते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उनके पास जाते हैं कि हमें इतने करोड़ की फंडिंग चाहिए अपने आइडिया को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए। तो ये जो सारे लोग हैं, इनका जो नेटवर्क है आपको इंक्यूबेटर से ही मिलने लग जाता है। आपका इंक्यूबेटर ही आपको कम से कम 2 राउंड की फंडिंग तो करा ही देगा। तो क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत अच्छे कनेक्ट्स होते हैं। तो जो जिन भी स्टार्टअप्स को अभी ऐसा करना है तो अपने कॉलेज में सबसे पहले जाके देखो, है ना। वो होता है ना कि बगल में छोरा पूरे गांव में ढिंढोरा वैसे वाला सीन है ना, कि काफ़ी बार आपके कॉलेज में ही हो गए हैं बट आपको पता नहीं होगा। तो ऐसे अप्रोच किया सकता है इंक्यूबेटर्स को। अभी नवगति का फ्यूचर प्लान क्या है, तो और क्या क्या करना है? तो मोर और लेस जैसे मैंने आपको बताया कि सारे फ्यूल टाइप कवर करने हैं। जनता को जब भी फ्यूलिंग के बारे में सोचें तब नवगति के बारे में सोचें, और ऑयल एंड गैस कंपनीज का पूरा जो प्रोसेस है उसको बहुत बहुत शानदार बनाना है। वो नवगति का विजन है कि कोई भी अगर फ्यूलिंग के बारे में सोचे सबसे पहले नवगति दिमाग में आए, और अगर कंपनीज को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले डॉक्टर बन के नवगति उस प्रॉब्लम का इलाज करे, है ना। ये हम चाहते हैं। एंड हम लोग इस साल 2000 पेट्रोल पंप्स को कवर करना चाहते हैं, एंड देन इन द नेक्स्ट 2 to 3 years 15,000 पेट्रोल पंप या सीएनजी स्टेशन को कवर करके इवन ग्लोबल लेके जाना चाहते हैं। तो इवन आफ्टर शार्क टैंक का जो हमारा एपिसोड था, हमारे पास बहुत इनबाउंड इंक्वायरीज आई कि कोई बांग्लादेश से, कोई अफ्रीका से, कहीं से, है ना, कोई श्रीलंका से हैं कि हमारे यहाँ भी ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ भी डिप्लॉय कर दीजिए। बट हमें ये है कि पहले इंडिया में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, मेक इन इंडिया वाला है, तो पहले अपने कंट्री के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एंड 2-3 क्वार्टर्स बाद हम डेफिनेटली ग्लोबल एक्सपेंशन को भी सोच के चल रहे हैं। कैसा लगता है मेड इन इंडिया होना? तो हमारे केस में यही है कि मतलब, है ना, बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, मतलब कॉलेज भी यहीं पे हुआ है, सारा जो भी आइडिया है वो भी यहीं पे आया है, प्रॉब्लम यहीं पे देखी है, टेक भी यहीं पे बिल्ड किया है। तो ऐसा लगता है कि जो इंडियंस की प्रॉब्लम है वो इंडियंस ही समझ सकते हैं, है ना। बाहर से कोई विदेशी प्रोडक्ट लाके उसको अच्छे से पैकेज करने से कुछ नहीं होगा, है ना। जिसने पेन पॉइंट देखा है, खुद महसूस किया है,
वही इस चीज़ को सॉल्व कर सकता है। एंड काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया फर्स्ट हैं और फिर बाहर जाके वो चीज़ रेप्लिकेट हो रही हैं। हाँ। है ना, आप देखिए जोमेटो स्विगी को देखिए, स्विगी मेरे कॉलेज के सीनियर हैं जो फाउंडर हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने एक्चुअल नीड देखी कि लोगों को आलस होता है कि है ना खाना बनाने के लिए बाहर जाके है ना रेस्टोरेंट में वो करने के लिए, तो कन्वीनियंस ऐड कर दिया। हाँ बिल्कुल, स्टार्टअप्स ने तो बहुत आसान बनाया आम आदमी की जिंदगी। मतलब मैं अगर अपनी भी बात करूं तो मेरे लिए बहुत इजी होता है। मैं अगर लेट नाइट घर पहुंचती हूँ ऑफिस से, तो मैं फोन उठा, मेरा दिल नहीं है कि मैं कुक कर लूं, या अगर मेरी कुक बना करके गई हुई है तो मेरा वो भी निकाल के खाने का दिल नहीं करता है, क्योंकि मुझे गर्म करने का भी मूड नहीं है खाने को। तो मैं तो ऑर्डर करती हूँ और खाना आ जाता है गरम गरम। तो स्टार्टअप्स ने आम आदमी की जिंदगी को आसान तो बनाया ही है। 15-20 मिनट में आपको खाना मिल जाएगा, हाँ। 10-15 मिनट में आपको ग्रोसरी मिल जाएगी। हाँ इवन लाइक मेरी फैमिली का भी पहले तो लाइक प्रॉपर ग्रोसरी के लिए महीने का वो शॉपिंग वगैरह होती थी, अब तो कुछ भी चाहिए विद इन 10 मिनट्स आ जाता है। बिल्कुल वैभव, मैं तो शायद मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं 1-1.5 साल से ग्रोसरीज खरीदने नहीं गई हूँ तो मैं नहीं गई हूँ, सच्ची बात है ये। मैं तो ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ सब चीज सब्जी। अवेलेबल। बिल्कुल नहीं, मैं सब्जी मंडी में बहुत सालों से नहीं गई हूँ। जब से मैं ऑनलाइन मंगवा रही हूँ तब से मैं सब्जी भी लेने नहीं गई। मतलब सब्जी लेने कोई क्यों जाएगा। बिल्कुल, किसी भी चीज के लिए जरूरत नहीं है, हर चीज अवेलेबल है। हाँ लोग फोन्स ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब है ना, विद इन 10 मिनट्स घर पे आ जाएगा। सब कुछ ऑर्डर कर रहे हैं हम फर्नीचर से लेकर के सब्जी तक, और जो भी हमारी जरूरत है। सिर्फ अगर हम अपने कपड़ों को छोड़ दें, क्योंकि उसको थोड़ा ट्राई करना जरूरी होता है ना, बाकी उसके अलावा तो हर चीज ऑनलाइन आ जाती है और अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि खराब चीज आपको मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। वैभव, मैं चाहूंगी कि आप नवगति एक बार मुझे हमें दिखाओ, और दिखाओ कि नवगति कैसे काम करता है। अगर किसी एंड्रॉइड वाले को या iOS वाले को अपने फोन में रखना है तो कैसे काम करेगा? तो जो नवगति ऐप है वो एंड्रॉयड एज वेल एज आईफोन्स के लिए अवेलेबल है, iOS फोन्स के लिए अवेलेबल है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो जैसे ये हमारी होम लाइक लैंडिंग स्क्रीन है। तो सबसे पहले आपको OTP डालना होगा। पहले आप अपना नंबर डालेंगे, फिर एक OTP आएगा, और वो OTP डालने के बाद आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे ऐप में। जैसे आप अपनी नई गाड़ी ऐड करना चाहेंगे तो आप गाड़ी का नंबर डालेंगे अपना। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो आपका जो भी फ्यूल टाइप होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, है ना। वो डालने के बाद आपको लैंडिंग स्क्रीन जो है हमारी वो ये है कि आपके आसपास क्या, अभी जैसे गाड़ी मैंने इसमें सेलेक्ट की हुई है तो मेरी डीजल गाड़ी है, तो वो सारा इसमें दिखेगा कि कौन से आसपास फ्यूल स्टेशन अवेलेबल है ना। तो आप इसके केस में अगर मान लेते हैं आपकी CNG है, तो आप यहाँ से दूसरी गाड़ी ऐड करके अपना CNG वाला व्हीकल भी डाल सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद आप करेंगे इसमें फ्यूल नाउ। तो जो भी आप देख सकते हैं कि आपके सबसे नज़दीक जो टॉप 3 होंगे वो आपको दिख जाएंगे, और कितनी कितनी दूरी पे है। जैसे आपने बताया कि आपको 2 किलोमीटर दूर जाके होता है, 7 किलोमीटर दूर तक नहीं मिला, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी और डिटेल्स मिलेंगी, कौन सा प्रोवाइडर है, क्या क्या लाइक इसमें ट्रांजिट टाइम है। अगर आप यहाँ से मान लेते हैं आप जयपुर जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जयपुर लिखेंगे एंड आप एंटर दबा देंगे। अब इसमें बोलेंगे हम सारे स्टेशन ढूंढने के लिए, तो ये आप देख सकते हैं सारे स्टेशन इस पे आ रहे हैं, है ना। तो हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि आपको, अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना तो आपको बेस्ट स्टेशन सेलेक्ट करना है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो जो भी मिनिमम डिटूर वाला स्टेशन होगा वो आपको इसमें दिख जाएगा कि ये 3 स्टेशन है जिसमें आपको मिनिमम गाड़ी मतलब वो राउट के बाहर निकालनी पड़ेगी उस हाईवे से। अदरवाइज अगर आपको सारे स्टेशन देखने हैं तो आप सारे स्टेशन भी देख सकते हैं इसमें। उसमें जो भी आपको एमिनिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखती रहेंगी। इसमें फ्यूल का रेट क्या है वो आपको दिखता रहेगा, है ना। और अगर आप इसमें कोई फिल्टर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर कंपनी के पेट्रोल पंप या CNG स्टेशन पे जाना है, वो भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, कि मुझे बस इंडियन ऑयल या IOCL मतलब BPCL HPCL कहीं भराना है तो बस वही आपको दिखेंगे। फिर आपको स्टेशन का टाइप, 2 तरह के स्टेशन होते हैं। ऑनलाइन स्टेशन होता है जो पाइपलाइन के ऊपर होता है, फिर डॉटर स्टेशन होता है जहाँ पे जो गैस है वो गाड़ी में भर के आती है। तो जो ऑनलाइन स्टेशन होता है उसमें प्रेशर अच्छा होता है गैस का। तो काफ़ी बार हमारे यूजर बोलते हैं बताओ ऑनलाइन स्टेशन कौन सा है और डॉटर स्टेशन कौन सा है, उसका भी हमने फिल्टर लगाया हुआ है इसके केस में। तो आपको बस वही स्टेशन दिखेंगे इसके केस में, राइट। तो वो आपको स्टेशन देंगे, उसके हिसाब से आप इसमें नेविगेट कर सकते हैं, राइट। तो और प्लस जो हमारा एक और वो है कि आपकी जो भी गाड़ी है, अगर आपकी CNG गाड़ी है तो उसके हाइड्रो टेस्ट डिटेल्स जो होती हैं
तो क्या होता है कि सीएनजी गाड़ियों के केस में 3 साल में एक बार सिलेंडर को टेस्ट कराना होता है। तो हम यूज़र्स को बता सकते हैं कि उनका हाइड्रो टेस्ट कब ख़त्म हुआ है या ख़त्म होने वाला है, ताकि वो अपना हाइड्रो टेस्ट करा लें फिर से सिलेंडर का। अच्छा। क्योंकि अगर सिलेंडर टेस्टेड नहीं है तो आपको गैस ही नहीं मिलेगी कहीं। तो इसमें ऐसा भी कुछ है कि कार की सर्विसिंग कब होनी है, या रिम्बर्समेंट, पेट्रोल का रिम्बर्समेंट का स्लिप वगैरह, ऐसा कुछ भी आ जाता है? तो अभी जिस भी जगह हम कर रहे हैं वहाँ पे हम जो पॉस मशीन है, जो आप कार्ड मशीन देखते हैं, उसके साथ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो वो वाले बिल जब वहाँ जाके आप भरवाएंगे तो हम आपको आपके नंबर पे भेज देंगे। अच्छा। ऐप में अभी वो चीज़ आने वाली है। हाँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ना, हम अपना पेट्रोल भरवा रहे हैं और वो हम रखते तो है नहीं, बिल्कुल वो खो जाता है पेपर। मतलब बहुत सारे लोग रिम्बर्समेंट के लिए इकट्ठा करते हैं ना, तो वो कॉर्पोरेट्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हाँ। होगी। तो हम उस चीज़ पे भी अभी काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ महीनों में वो भी चीज़ दिखेगी सब जगह। वैभव, आप स्टार्टअप वाइब्स 18 के माध्यम से हमें देखने वालों को कुछ कहना चाहते हैं? कुछ ऐसा कुछ जो बहुत ज़रूरी हो, जो बच्चे स्टार्टअप की दुनिया में आना चाहते हैं, या गवर्नमेंट जिस तरह से स्टार्टअप्स को हेल्प कर रही है, उनके फ़ायदे क्या हैं, किस तरह से आप इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो स्टार्टअप वाइब्स 18 के माध्यम से? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मतलब जिस हिसाब से मतलब स्टार्टअप्स को प्रमोट करने का माहौल है, ऐसा कभी नहीं हुआ है ना। तो अगर आपके सामने ये ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, है ना। अगर आपको कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो सबसे अच्छा टाइम शुरू करने के लिए अभी है, क्योंकि इतना जो सपोर्ट अवेलेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो कभी नहीं था, है ना। अगर आपको कोई आइडिया आया है, अच्छा आइडिया है, तो आपको 5-10 लाख की फंडिंग आइडिया स्टेज पे ही मिल जाएगी। एंड इतना सपोर्ट जो है वो आपको मिलेगा तो आप डेफिनेटली अलग स्टेज पे लेके जा सकते हैं कंपनी को। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं, बोलते हैं कि चलो मैं 10 साल नौकरी करूँगा, उसके बाद विचार करूँगा, कुछ अगर आइडिया आएगा उस टाइम पे तब देखेंगे। मेरा ये कहना है कि इस टाइम पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास, आप रिस्क ले सकते हैं। कॉलेज के टाइम से ही आप रिस्क ले सकते हैं। तो आप आइडिया जो भी आपको अच्छा लग रहा है उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। बट काफ़ी बार क्या होता है कि जो हमने पिछले 2-3 साल में देखा है, लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती का स्टार्टअप बना लेते हैं है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप उसको ज़बरदस्ती का कुछ सोल्यूशन बना के प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं, है ना। तो हम जैसे कहते हैं कि डोंट क्रिएट अ सोल्यूशन दैट इज लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम, है ना। तो आप ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखिए जिसमें जेन्युइनली लोगों को कोई मतलब अगर उसका सोल्यूशन मिले तो उनको फ़ायदा हो। ऐसा ना हो कि आप बस बनाने के लिए बना रहे हो उसको एंड फिर लाइक कोई इसे यूज़ नहीं कर रहा है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जेन्युइन प्रॉब्लम पकड़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, नॉट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, है ना। तो एंड कंज्यूमर को ऐसा होना चाहिए कि फ़ायदा मिल रहा है, आपके क्लाइंट्स को ऐसा होना चाहिए कि उनको लगे कि हाँ, इन्होंने मेरी ज़िंदगी को सही में किसी तरीके से बदला है या कोई इम्प्रूवमेंट किया है। तो अभी जिन भी स्टूडेंट्स को या है ना यंगस्टर्स को मैंने स्टार्ट करने का, तो वो हमारा एग्जांपल देख सकते हैं। मतलब यूजुअली मतलब से 90% स्टार्टअप्स फेल करते हैं, है ना। बट मैं ये मानता हूँ कि अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप पहले ही हार चुके हैं, है ना। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप कम से कम अपने आप को मतलब एक मौका दीजिए कॉलेज के टाइम से, उसके बाद जब भी आपको समय मिले आप अपने आइडिया पे काम कीजिए। सारा सपोर्ट अवेलेबल है, गवर्नमेंट फंडिंग अवेलेबल है, इंक्यूबेटर्स अवेलेबल हैं। पर कितना इजी है, कितना इजी है ये, मतलब कितना इजी है, कितना मुश्किल है, मैं ये जानना चाहती हूँ। स्टार्टअप खोलना, हाँ, स्टार्टअप खोलना या गवर्नमेंट से फंडिंग लेना बहुत या इंक्यूबेटर से फंडिंग लेना बहुत ज़्यादा सरल है इस टाइम कैसे? पे। तो जैसे मैंने बताया, सारी स्कीम्स के लिए आपको क्लियरली वेबसाइट पे अवेलेबल है क्या स्टेप्स हैं। आपको बस वहाँ जाके अप्लाई करना है ना। अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी बार मैंने बस ईमेल किया है वो पर्टिकुलर क्लाइंट को, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को, जो भी मेरा क्लाइंट है भी नहीं, मैंने उनको ईमेल किया है एंड बस वो ईमेल करने भर से ही उनको लाइक सामने से अच्छा रिस्पांस उन्होंने मुझे दिया है और वो काम हो गया। तो अगर आप वो स्टेप लेंगे उस डायरेक्शन में तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जैसे वेबसाइट पे इनकी सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं, आप इंक्यूबेटर के पास जाइए, अप्लाई कीजिए। नहीं, अगर वो वाली स्कीम में अवेलेबल नहीं होगा तो कोई और स्कीम आपको इंक्यूबेटर बताएगा, है ना। जैसे वो नहीं होता है तो आप किसी एंजल के पास जा सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास जा सकते हैं। तो अगर आप सही में कुछ चीज़, कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, कोई बढ़िया चीज़ करना चाहते हैं, तो ये सब तो बहाने हैं ना कि ये चीज़ अवेलेबल नहीं, वो चीज़ अवेलेबल नहीं, एवरीथिंग इज़ देयर। इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स मैंने कभी नहीं देखे। मेरे जूनियर्स अब इसी वजह से प्लेसमेंट्स भी डिक्लाइन कर रहे हैं, है ना। ऑफर ले लेते हैं बट जाते ही नहीं हो। वही ये सोचते हैं कि मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस करें और लोगों को रोजगार देने में ध्यान दें, अपना रोजगार तो होता ही रहेगा, है ना।
तो सबका, जैसे मैंने आपको बताया कि सबको फोकस इस चीज़ पे करना चाहिए कि जनता की लाइफ कैसे इम्प्रूव की जाए। एंड आजकल नो कोड का ज़माना है ना, इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं, वेबसाइट और ऐप लोग एक हफ्ते के अंदर बना के टेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी बार आपको बस 10 लोग 20 लोग ढूंढने हैं जिनको आप अपना पहला प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप दिखाएंगे और उनसे फीडबैक लेंगे, उसके हिसाब से आप उसमें चेंजेस करेंगे। बिल्कुल। वैभव, मेंटल हेल्थ एक ऐसा ऐसा इशू है जिसका सामना मतलब मोस्टली फाउंडर्स और स्टार्टअप्स शुरू करने वाले लोग करते हैं। कितना चैलेंजिंग है? क्या कभी आपको भी इसे फेस करना पड़ा? क्योंकि स्टार्टअप अगर हम शुरू कर रहे हैं तो टेंशन तो साथ आ रहा है ना? बिल्कुल। तो क्या है कि मतलब स्टार्टअप्स में हमेशा अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, है ना। काफ़ी बार ऐसा टाइम रहेगा आपको लगेगा कि मतलब आगे काम कैसे होगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशंस हर फाउंडर की लाइफ में आती हैं, है ना। एंड इसी वजह से जैसे आपने मेंटल हेल्थ का टॉपिक बोला, काफ़ी ऐसे कंपनीज हैं, मतलब मेरे कॉलेज वाले भी काफ़ी दोस्त हैं जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड स्टार्टअप्स पे फोकस कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिवाइसेस या मतलब थेरेपी को कैसे सॉर्ट ऑफ वो जो अभी टाबू बना हुआ है उसको कैसे हटाया जाए, मतलब आपस में लोग इस बारे में कैसे बात कर पाएँ, फ्रीली बात कर पाएँ। तो इस चीज़ पे बहुत लोग काम कर रहे हैं। एंड रही बात हमारे केस में कि क्या है कि जो को फाउंडर वाला सपोर्ट सिस्टम होता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर कोई अकेला फाउंडर है तो उसके पास कोई होता नहीं जिससे वो अपनी बातें शेयर कर पाए। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मेरे पास 2 को फाउंडर्स, हम 3 लोग हैं। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बात होती है, कहीं कोई डिफ़िकल्टी आ रही होती है तो आपस में शेयर कर लेते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे आगे मतलब लेके जाएँ, या कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो बहुत ओपनली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्लस फ्रेंड्स एंड फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हम लोग बहुत ओपनली घर पे भी, मतलब क्योंकि घर मैंने आपको बताया कि फैमिली बिजनेस ऑलरेडी है, तो हमने खुद लाइक है ना देखा है कि जो फैमिली मतलब कोई भी बिजनेस होता है उसमें हमेशा अप्स एंड डाउन होते हैं। लाइक जो कॉर्पोरेट वाली सैलरी वाली चीज़ होती है उसमें पता है कि हर है ना 25 तारीख को 1 तारीख को सैलरी आनी है ना। बिजनेस में ऐसा टाइम होता है कि लाइक आपने किया, बहुत अच्छी डील क्रैक की, तो हो सकता है कि है ना साल भर जितना लाइक यूजुअली कोई सैलरी में कमाएगा उतना आपने एक दिन में किया है। और इससे ऐसा टाइम हो सकता है कि अनसर्टनिटी 1 साल 2 साल भी रहे। तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर आपके पास ऐसा एनवायरनमेंट है जो फ्रेंड्स एंड फैमिली का आप कह लीजिए, फाउंडर्स का नेटवर्क कह लीजिए, जैसे बिट्सियन फाउंडर्स का भी एक नेटवर्क है। हम लोग आपस में अगर कहीं से कोई चैलेंज आ रहा होता है तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग सपोर्ट सिस्टम है तो उससे जो जर्नी है वो थोड़ी आसान हो जाती है। चैलेंजिंग तो हमेशा रहेगी, नो डाउट, बट अगर कोई सपोर्ट सिस्टम है आपके पास या आप उसको क्रिएट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। स्टार्टअप की दुनिया में बहुत सारे मतलब फ्रॉड भी हो रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि हम मतलब मेंटोर बन के आ जाएंगे, कहेंगे कि इतना पैसा दे दीजिए, हम आपको इतना करोड़ का फंडिंग करवा देंगे। इस तरह की चीज़ें कभी आपने भी फेस की? क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे फाउंडर से मिली हूँ जिन्होंने ये कहा है कि उनकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई है जो पैसा मांगते हैं और उसके बाद पैसा दिलवाने की बात करते हैं। तो फॉर्चुनेटली हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने कहीं पे भी अगर इन्वेस्टमेंट रेज किया है या कोई भी ऐसा डिस्कशन होता है तो हम लोग खुद जाके इन्वेस्टर्स को पिच करते हैं। तो जो आप मिडिलमैन वाली चीज़ कह रहे हैं वो मतलब एग्जिस्ट करता है ना, लेकिन कभी भी ऐसी मतलब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए फाउंडर्स को। उनको खुद पे इतना विश्वास होना चाहिए कि अगर प्रोडक्ट मेरा है तो मैं उसको सही से बेच भी सकता हूँ, है ना। तो आप क्लाइंट को बेचें या आप इन्वेस्टर को सेम आइडिया या स्टोरी को बेचें, वो मतलब एक फाउंडर की सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल होती है। आपको उतना तो आना ही चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी फाउंडर के पास ऐसा कोई भी सिचुएशन आ रहा है तो कोशिश करें कि खुद जाके इन्वेस्टर्स के पास जाएं, एज अपोज टू कि किसी मिडिलमैन के साथ है ना लाइक पहले पैसे दें। ये तो वही वाली चीज़ हो गई, जैसे आप यूपीआई वाले फ्रॉड्स देखे होंगे, है ना, रिक्वेस्टिंग फॉर मनी करके आप ओटीपी डालिए और आपका काफ़ी हद तक। नहीं, लेकिन इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं ना, और लोग पैसा दिलवाने के नाम पर पैसा लेते हैं और नहीं ऐसा लेकिन बहुत, उसके बाद कुछ होता नहीं है। ये तो मतलब हर इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है ना। आपको अगर कोई बेनिफिट कराने वाली चीज़ है तो है ना? मैं यही चाहती हूँ कि आपके माध्यम से ये बात लोगों तक पहुंच जाए कि अगर इस तरह का आपके साथ कुछ, किसी के भी साथ अगर ऐसा हो रहा है तो बच करके रहें। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पैसा दिलवाएगा कोई और उस चीज के लिए अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो ऑब्वियसली वो पैसा तो नहीं दिलवाएगा, पैसा लेके उड़ जाएगा आपका। बिल्कुल नहीं, वो हर इंडस्ट्री में ऐसा बहुत कॉमन है। तो मेरा तो ये कहना होगा कि सतर्क रहें, है ना, इस सबसे। तो थैंक यू सो मच वैभव, हमसे जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, मुझे भी काफ़ी बढ़िया लगा। काफ़ी अच्छा है कि फाइनली हिंदी में एक ऐसा शो हो रहा है जो
लाइक आम जनता को बता पाए कि स्टार्टअप्स की जर्नी कैसे होती है? हाँ, क्योंकि जितना भी नॉर्मली जो हमारे स्टार्टअप से जुड़े हुए जो शोज होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। बिल्कुल। तो इंग्लिश के मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ जो कहते हैं कि हमें तो स्टार्टअप समझ में ही नहीं आता है। बिल्कुल। ये बहुत आम सी बात है, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको स्टार्टअप समझ में ही नहीं आता है। तो इस शो को शुरू करने का मतलब उद्देश्य यही था कि जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं, जो इंग्लिश नहीं समझते हैं, उनके लिए किसी भी स्टार्टअप को समझना, चाहे वो एड टेक हो, चाहे वो एग्री टेक हो, चाहे वो एज टेक हो, चाहे वो कोई भी टेक हो, टेक्नोलॉजी मतलब हिंदी भाषी लोगों के लिए भी समझना बहुत आसान होना चाहिए। तो इस शो के आने का तो उद्देश्य यही है सिर्फ कि सब लोग समझ पाएं कि स्टार्टअप क्या है। नहीं, बहुत ही शानदार पहल है ये नेटवर्क 18 की, एंड मैं काफ़ी ज़्यादा सराहना करता हूँ इसकी। थैंक यू सो मच वैभव, थैंक यू।